इंटरनेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी किसी को समझ ही नहीं आई। आज एआई वही चीज है। नोबडी ट्रूली अंडरस्टैंड्स इट। एवरी ग्रेट टेक्नोलॉजी व्हिच हैज चेंज्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन हैज ऑलवेज। यूएस के एम्बेसडर आए हुए तो उन्होंने एक बहुत ट्रिकी स्टेटमेंट दिया। चाइना तो हमसे गलती हो गई कि हमने उनको बढ़ने दिया, सेम गलती इंडिया के साथ नहीं करेंगे। Yes. That we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago. ट्रम्प 1.0 में स्ट्रैटेजिक अल्ट्रुइज्म था अमेरिका का कि इंडिया को ग्रो करने देना है एज अ पिवट टू चाइना। बट ट्रम्प 2.0 में दैट इज चेंज। ट्रम्प इज द मोस्ट ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट एंड रशिया चाइना के लिए ट्रम्प से बढ़िया बंदा नहीं है कोई। बट वो सिर्फ मेक। How do you think the Indian present government or the present administration is handling this situation? I would say by handling terrorism. America has indirectly funded sleeper cells in India via Pakistan. USA knew that the assets they are creating are also being used to dismantle धीरे-धीरे India. The bleeding India to 1000 cuts actually उनकी strategy थी. And they were very okay. And there are 8 nations who have nukes, but the only nation which has used a nuke is US. Yes. तो ये जो इनके बीच का रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? And how do you think this will pan out in the future? He really wants to destroy NATO. Or is he just playing a bluff? My calculation is US के ऊपर extreme debt है, पर फिर भी क्यों सारी कंट्रीज US को एक AAA+ रेटिंग देती है? तो US इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है। तो विवेक, थैंक यू सो मच। आप स्पेशली बैंगलोर से दिल्ली आए। स्पेशली नहीं आया, झूठ बोलता है। आपका प्यार है सर जो बुला के, बट मैं कल आ ही रहा था, बस मैं एक दिन पहले आ गया आपके। गाइस, आज का पॉडकास्ट था थोड़ा फन भी होगा बिकॉज विवेक और मेरा एक बहुत अच्छा पर्सनल बॉन्ड है, पर्सनल इक्वेशन है, और आई एम श्योर आपने विवेक को बहुत जगह देखा है। मैं उनके हैंडल्स भी जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत ऑसम कंटेंट बनाते हैं, वन ऑफ द कंटेंट क्रिएटर्स जिनको मैं पर्सनली बहुत ही पसंद करता हूं, एंड ही नोज दैट। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड ही इज द बेस्ट हाइप मैन दैट आई हैव नोन। मतलब ये इतनी तारीफ कर देते हैं भाई, मैं ना साहब इतना डिजर्विंग नहीं है कोई। चलो इतना सच थैंक यू सो मच। चलो यार, आज का जो पॉडकास्ट है ना विवेक, आपकी जो स्किल कंटेंट के थ्रू आती है वो है योर डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोपॉलिटिक्स, मनी मूवमेंट, फाइनेंस और आगे क्या होने वाला है। Right. तो आज जो हमारे दर्शक हैं मेजरली वो सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, हमेशा उनके माइंड में चल रहा होता है इंडिया का क्या होगा, यूएस का क्या होगा, क्या चल रहा है, क्या एक्ट्स आ रहे हैं। Yes. तो आज उस पर बात करते हैं, ठीक है। sir, और yes. अगले 3 से 5 साल में क्या आपको विजिबिलिटी दिख रही है कि क्या होने वाला है, और एंड में मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि अगर आज आप इन्वेस्ट करोगे तो आप कैसे इन्वेस्ट करोगे इन सारी अनसर्टनिटीज और Yes. जो है अलग अलग तरह के लेवल्स पे जो चीजें चल रही है उसको देख। मैं बता रहा कोविड के टाइम पे जब मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, वो जो फटा ये लेट्स से ग्रो या जीरो था, इट वाज बिकॉज़ रिटेल इन्वेस्टर्स केम इन सो मच। आई वाज वन ऑफ दोस पीपल। तो उसमें समबडी प्रिटेंडिंग टू बी यू, आपकी कोई वीडियोस चला के वो सेल कर रहा था, आई एम संजय कथूरिया, एंड ही बॉट मी टू अ टेलीग्राम चैनल एज वेल। उसने मुझे ठीक ठीक टिप्स भी दी, और मैंने उसकी सही बात मानी। टिल द टाइम ही स्टार्टेड आस्किंग मी 500 रुपए पर मंथ टू जॉइन अ स्पेशल टेलीग्राम चैनल, जो मैंने नहीं लिया। बहुत अच्छा किया, राइट। तो बट उस वक्त आपकी कुछ वीडियो में आपने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि यार एक तो जो SIPs हैं, आप अगर उसको कंपाउंड होने दोगे तो ही वो मैजिक दिखाएगी। सही कह रहे हो। तो जस्ट बिकॉज अभी मार्केट 10%, 20%, 50% भी डाउन है, इफ यू कैन इजिली इन्वेस्ट दैट मनी, कीप बाइंग दैट डिप, एंड देन वो क्या कंपाउंड कर जाएगी। यार देखो, गेम बड़ा सिंपल है विवेक की। मैंने कोई आदमी ऐसा अमीर होते हुए नहीं देखा जो महंगा खरीद के सस्ता बेचता है। आपको सस्ता खरीद के महंगा बेचना है, पर जैसे ही मार्केट सस्ती होती है तो लोग खरीद नहीं पाते, वही ना, दे फियर आ जाता है। यस फियर आ जाता है। आपकी कुछ वीडियोस में मैंने देखा था कि जब जैसे मार्केट डाउन है, अगर आपने उस वक्त नहीं खरीदा तो आपने एक बहुत अच्छी रैली मिस करी है। यस, मैक्सिमम लोग वही कर रहे हैं। बिल्कुल। और जब मार्केट ऊपर है, when getting greedy, that's when everybody is buying. Wanting to और फिर वो enter. स्पेक्युलेटिव मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, जिस वजह से चाहे सिल्वर 4 लाख पहुंच गया था, ठीक है। लोगों ने 4 लाख पे खरीदा, पागल जैसा खरीदा। राइट। अच्छा, मैं ये कहूंगा मैं स्मार्ट हूं, मैंने 4 में बेचा ना। 4 से गिर के आज वो 2.25, 2.5 पे आ गया। Right. हम फिर भी खरीदते हैं क्योंकि हमारा रूल बेस्ड बाइंग है, एंड आई बाय सिल्वर फॉर नॉट मी, फॉर माई किड। मेरे को किसी ने बोला संजय आपका एग्जिट प्लान क्या है, मतलब डेथ।
मेरे को तब तक तो पैसा नहीं चाहिए भाई, तब तक तो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमारी जरूरतें कम है, तो ऐसा कोई परेशानी भी नहीं रहती। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट को लेके जो धारणाएं हैं, चीज़ें हैं, वो काफ़ी गलत है। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग गेम बिफोर यू बिकम रिच। वॉरेन बफेट ऑल्सो आउट ऑफ हिज $150 billion गॉट द फर्स्ट $1 billion in 30-40 years. द रेस्ट ही गॉट इन द नेक्स्ट 30 years. यस, तो आपको वो टाइम देना पड़ता है। ये बातें सबसे पहले मैंने आपके ही मुंह से सुनी थी। हाँ, कोशिश करते हैं, आज भी वही बोलते हैं। राइट, और मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी वहीं से बनी। Like if you're seeing this as a maybe 21-year-old, 20-year-old, literally he taught me this. Like, it's very obvious, but you were the first person I heard it say on that scale, and it changed the way I think. कि अगर आप, जैसे आपकी एक लाइन थी कि अगर आपको ये सोचना है कि आज मैंने मान के चलो 3,20,000 पे सिल्वर खरीद लिया और फिर वो कहीं जा नहीं रहा for the next 3 years and you are getting panic, बार बार ऐप खोल के देख रहे हो और कुछ अरे इससे अच्छा कसिनो चले जाओ। These were your words कि अगर इतनी किक चाहिए ना तो कसिनो चले जाओ, 1,000 रुपए 2,000 रुपए हार के आओ, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता तो है कर क्या रहे हो। Yes. Most of the people look at investing in stock markets as like that kick. इतना पेशेंस ही नहीं है सब में। क्या है कि F&O ट्रेडिंग करते हैं बस, ठीक है। 10 का 50, 10 का 50। मेरी अकेडमी में एक साहब थे, ही वाज अ हवलदार, तो वो उसमें क्या कहते हैं, वो अकेडमी में टीचिंग स्टाफ के पार्ट नहीं थे, उन्हें एडमिन सेक्शन में लगा रखा था। तो अगर आप टीचिंग स्टाफ में होते हो, जैसे हमें इंस्ट्रक्टर्स हैं, कुछ भी कराएंगे हमें, ठीक है, तो उन्हें एक टीचिंग अलाउंस मिलता है विच वॉज लेट्स से 15% ऑफ ए सैलरी। बेचारे एडम स्टाफ में थे, उनको दिक्कत ही थी कि मेरे को वो एक्स्ट्रा पर्सन, तो ही वॉज डूइंग F&O जस्ट टू मेक अप फॉर दैट टीचिंग। इफ इट वर्क फॉर हिम, इट वर्क फॉर हिम। जहां वो नहीं हुए, लास्ट टाइम हर्ड ही हैड लाइक मोर देन हिज एनुअल सैलरी का लॉस। वो तो मतलब बहुत नॉर्मल बात है, उधार में नहीं, बहुत बड़ी बात है। वो गए भी हो तो पता नहीं होगा। सी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट एक्चुअली इज वेरी वेरी सिंपल। पीपल वांट टू बिकम रिच ओवरनाइट बाय F&O स्टॉक्स। आपको नहीं करना, यू कैन बिकम रिच ओवरनाइट। मैं आपको टेक्निक दे देता हूँ, अपनी एक्टिव स्किल्स पे काम करो। ये भी बात अच्छी बोली आपने। हुआ क्या, अभी रिसेंटली आई सॉ गाय 21-22-year-old, ही यूज्ड AI, बिल्ड अ थिंग ऑन नेट, बिजनेसेस को हेल्प करने के लिए। और आप अपनी वेबसाइट डालो तो वो पूरी वेबसाइट को स्टडी करके आपको बताता है कि मैं इसको कैसे मैनेज करूंगा, और वो आपको एजेंटिक एम्प्लॉयज बना के देता है। ठीक है, एजेंटिक मतलब आज हमारे पास एम्प्लॉयज हैं। अब एम्प्लॉयज के साथ ऑब्वियसली वो चैलेंजेस आते हैं कि यार बीमार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ह्यूमन बीइंग है, उसका भी अपने चैलेंजेस है। ये कह रहा है मैं आपको आपकी कंपनी के लिए क्या राइट चीजें करनी है, उसके लिए हर चीज के लिए एक एजेंटिक AI एम्प्लॉय क्रिएट कर दूंगा, ठीक है, जो आपके लिए काम करते रहेंगे दिन में। आप बस ओके बोलो, सुबह उठे काम पे लग गए, ठीक है। ही चार्जेस सम वही $20-30 पर मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान है। अच्छा, आई थिंक 3 to 4 months old company got valued at $250 million and raised $30 million. The guy is 21-year-old. So my point is, Vivek, reverse podcast हो गया ये। But then But we'll start with Vivek. Just इसको मैं यहीं conclude करता हूँ because I want to hear a lot from you. मैं इतना ही conclude करूँगा कि एक्टिव स्किल्स में आज आप इस दुनिया के सबसे अच्छे समय में हो। अगर आप अपने आप को AI एनेबल्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली आपके लिए दुनिया में इतना स्कोप है, इतने अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं जो अनआंसर्ड हैं कि आप बहुत वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। बट प्लीज डोंट एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, दैट विल बी द वर्स्ट थिंग टू डू। इन्वेस्टमेंट्स को टाइम दो, आराम से इन्वेस्ट करो, लंबा इन्वेस्ट करो, यू विल डेफिनेटली मेक मनी। तो दो चीज़ें हैं, अपनी एक्टिव इनकम से आप ओवरनाइट रिच बन सकते हो, बिल्कुल बन सकते हो, क्योंकि उसमें स्किल्स का काम है। राइट, बट पैसिव इनकम यानी कि जब आप इन्वेस्ट करते हो तो गिव इट सम टाइम टू मेक मनी। एंड नाउ बिल्डिंग ऑन दैट ओनली सर, जो आपने कहा कि AI में इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नाउ दैट्स द बिगेस्ट डिबेट विद AI कि ये बूम है, बबल है, बस्ट होगा, नहीं होगा, राइट। सो द थिंग इज कि सर, इफ यू लुक एट एनी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन व्हिच हैज चेंज्ड द कोर्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, इट हैज ऑलवेज बीन फॉलोड बाय अ बबल। ओके, बाय द थोड़ा एक्सप्लेन करो यार इसको। यस सर, लेट्स टॉक अबाउट लेट्स से 1929, ठीक है, रिसेशन हैपेंड, वन ऑफ द बिगेस्ट टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। हिंदी, अच्छा, 1929 जो वन ऑफ द बिगेस्ट टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हुई थी उस टाइम पे, अच्छा, वॉज कन्वेयर बेल्ट मैकेनिज्म। फोर्ड की गाड़ियां काफी पॉपुलर हुई थी। नाउ दैट चेंज द वे यू ट्रैवल। अपने आप में ये कितनी ऑब्वियस और आज की डेट में कितनी नॉर्मल सी बात है। उससे पहले एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हुई थी, इलेक्ट्रिसिटी, जिसके बिना एक कन्वेयर बेल्ट मैकेनिज्म नहीं हो सकता था। सो दीज वर टू इन्वेंशंस व्हिच कैन बी कॉल्ड एज द सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। द फर्स्ट वन वाज इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन इन 1750s, एंड देन कम्स द इलेक्ट्रिसिटी इन लेट 1800s, अर्ली 1900s. इट गेट्स प्रोमलगेटेड अक्रॉस द सोसाइटी, एंड देन द कन्वेयर बेल्ट मैकेनिज्म। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे ह्यूमन सिविलाइजेशन ही बदल दी। इट लिटरली श्रैंक द वर्ल्ड, ठीक है। फिर थोड़ी फ्लाइट आई, तो ट्रांसपोर्ट एंड पावर
वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेंशंस उस टाइम पे, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 20th सेंचुरी. इट क्रिएटेड अ बस्ट. अच्छा, कैसे हुआ? बूम हुआ. नाउ कंपनी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, कंपनी स्टार्टेड ग्रोइंग, एंड जो उस टाइम पे फोर्ड का सीईओ था, आई थिंक हिज नेम वाज जॉन रास्कॉब. ओके. ही इज लाइक द इलॉन मस्क ऑफ दैट एरा. क्योंकि उसने बड़ी एक रेवोल्यूशनरी बात बोली थी. उसने कहा था कि मैं अपने हर फोर्ड के एम्प्लॉय को इतनी सैलरी देना चाहता हूं कि वो फोर्ड की गाड़ी खरीद पाए, एंड मैं लोगों को लोन देना चाहता हूं कि वो फोर्ड की गाड़ी खरीद पाए. कि मेरी प्रोडक्शन बढ़ गई है, मैंने कन्वेयर बेल्ट मैकेनिज्म से ये क्रैक कर लिया, सप्लाई कैसे बढ़ानी है, अब मैं डिमांड क्रैक करना चाहता हूं. तुम पे पैसे नहीं है, मेरे से ले लो, उधार पे ले लो. कस्टमर एनेबलमेंट. यस, एंड व्हाट वाज दैट? दैट्स लाइक बाय नाउ पे लेटर ऑफ टुडे. उसी पे बिल्ड करते हुए सिटी ग्रुप का सीईओ था चार्ल्स मिचेल. उसने कहा कि मैं ये सेम फॉर्मूला स्टॉक मार्केट्स में लगाता हूं. ओके. रिटेल इन्वेस्टिंग बिकेम अ थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1920s. अच्छा. People at that time were like penny wise. वो नहीं खर्च करते थे. Stock markets were considered to be that place where greedy people like investment bankers या stock traders did retail. Everyday investors नहीं invest करते थे. But Charles Mitchell said कि ये dream है, पैसे नहीं है तो मैं दे रहा हूँ तुम्हें. And that is also something like a app like Grow या Zerodha या credit offering you, let's say you have pre-approved loan of 10 lakh rupees. अब ऐसी ऐप से अगर आपको 10 लाख रुपए का लोन मिल रहा है, most likely you will invest it within that app. What does that do? That pumps up retail investing. साउथ कोरिया की मार्केट अभी 200% ऊपर गई है. जी. You know what is the one thing that has driven that market? It's a concept called ants. Ants. A-N-T-S. A-N-T-S. Cheaty. Who are those cheaty? They are retail investors. There are people in South Korea who are sitting on a portfolio which has grown by 150% in the next 1 year, in the last 1 year, and they are saying they feel ashamed. वो अपना चेहरा नहीं दिखा सकते हैं because they're not successful yet. क्योंकि वहां पे एवरेज ग्रोथ लोगों की 10x हुई है. अच्छा जी. एंड ऑल ऑफ देम आर जस्ट बिल्डिंग ऑन फोमो. द होल कॉस्पा इंडेक्स जो है वो सिर्फ सैमसंग और SY हाइनिक्स का है. दे आर चिप मेकर्स. 50% ऑफ कॉस्पा इज मेड बाय दीज टू कंपनीज विच इज फ्यूल्ड बाय द AI बबल. Everybody is just jumping on to it. वहां का जो साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट है, he has said कि instead of investing in housing market, invest in retail investing in stock markets. The entire ecosystem is now built around hyping up the stock markets. तो उसी टाइम पे जब यूएस का जॉब्स डेटा सही आया कि रेट कट नहीं होने वाले हैं, देयर इज गोइंग टू बी अ डर्थ ऑफ मनी, द साउथ कोरियन मार्केट्स क्रैश बाय 8%. ट्रेडिंग halted, it crashed by another 2% after it resumed like an hour later. 10% wealth eroded in just one trading day. ऐसे ही कुछ हुआ था. 14% eroded जब ईरान वॉर स्टार्ट हुआ था. इट जस्ट शोज कि जो स्टॉक मार्केट 200% ग्रो करी है इन द लास्ट वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज, इट इज जस्ट इन अ बबल. एंड पीपल देयर, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट कि वी नो वी आर इन अ बबल. बट इट्स लाइक एवरीबडी इज ऑन टू इट. Am I stupid if I'm not getting on to it? FOMO हो गया. Yes, and this is exactly how people were talking about in 1920s. 1920s are called roaring 20s. When you look at those books of people who lost a lot of money, and there's a very good book called 1929. हाँ, एक बुक है 1929. तो उसमें उसने कुछ उन लोगों की डायरीज का हवाला दिया है कि when people lost money, they initially did not blame bankers. उन्होंने अपने आप को ब्लेम किया कि मैंने क्यों किया ये. मेरे पे 10 रुपए थे तो मैंने लेवरेज लेके या कर्जा लेके 100 रुपए क्यों इन्वेस्ट करे. क्योंकि उस टाइम पे पूरा सिस्टम ऐसा बन गया था कि अगर तुम इसमें नहीं इन्वेस्ट करो तो समथिंग इज रॉन्ग विद यू. दिस इज सो सिमिलर टू व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ. उस टाइम पे लोगों को लग रहा था रोरिंग 20s में कि इनफाइनाइट मनी ग्लिच है, कि स्टॉक मार्केट तो ऊपर ही जाएगी. भाई देखना, उसने 1300% पोर्टफोलियो ग्रो कर लिया. बस उसने 5 साल पहले स्टार्ट किया था. तो आज स्टार्ट कर 13 हो जाएगा. मतलब एवरीबडी थॉट इट्स एन इनफाइनाइट बुल मार्केट. एंड इट केम अ लॉट फ्रॉम कि एक प्रोडक्शन कैपेसिटी बूम कर गई थी. देयर वाज दिस ह्यूज टेक्नोलॉजी व्हिच हैड चेंज्ड किस तरीके से आपकी पूरी दुनिया में ट्रैवल हो रहा है. प्रोडक्शन हो रही है फैक्ट्रीज में, क्योंकि कन्वेयर बेल्ट मैकेनिज्म सिर्फ फोर्ड की गाड़ियों के लिए नहीं लगा, फिर वो सब चीज के लिए लगा. वो जूते बनने के लिए लगा, वो तार बनने के लिए लगा, वो स्टील बनने के लिए लगा. प्रोडक्शन बूम्ड हर सेक्टर में, सिर्फ गाड़ियों में नहीं. यस, एंड इलेक्ट्रिसिटी हर चीज के लिए चाहिए थी. हाँ, और वो आ रही थी. घर घर में लग रही है. गांव इलेक्ट्रीफाई हो रहे हैं जिन्होंने कभी देखा नहीं. जो वेल के तेल से अपना दिया जलाते थे, आज उन्हें क्रूड ऑयल के थ्रू केरोसिन मिल रहा है, नैप्थलीन मिल रहा है. तो इट्स अ टेक्नोलॉजी. इट क्रिएटेड अ बूम. बट ऑफ कोर्स इट वाज ड्रिवन बाय स्पेकुलेशन, फ्रेंजी, फोमो. तो एक टाइम पे उसका बस्ट होना इनएविटेबल था. सेम होता है इंटरनेट के टाइम पे 2000 में. इंटरनेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी किसी को समझ ही नहीं आई.
ठीक है, कहते हैं कि उस टाइम पे अगर कोई स्टार्टअप सिर्फ एक लैंडिंग पेज लेके चली जाती थी ना, अर्ली मिड 90s में, जब इंटरनेट जस्ट बिकेम अ थिंग, तो उसको $1 मिलियन की फंडिंग पक्का थी. वाओ. दैट्स अ फैक्ट कि अगर, बिकॉज इट वाज सो न्यू, नोबडी अंडरस्टूड इट, कि अगर आप बस एक वेबसाइट बना लो जिसका एक लैंडिंग पेज है, आपके एंड में सिर्फ .com है, आपको $1 मिलियन की फंडिंग वीसीज ऐसे ही दे देंगे. इसलिए नाम भी .com बबल रखा. यस. आज AI वही चीज है. नोबडी ट्रूली अंडरस्टैंड्स इट. बट जैसे 1929 के बाद क्या इलेक्ट्रिसिटी या कन्वेयर बेल्ट मैकेनिज्म खत्म हुआ? नहीं. क्या यस, क्या 2000 का .com का इंटरनेट एज अ कॉन्सेप्ट खत्म हुआ? नहीं. तो AI एज अ कॉन्सेप्ट रहेगा. But every great technology which has changed human civilization has always led to a bubble. क्योंकि लोग पागल हो जाते हैं उस टाइम. किसी को समझ ही नहीं आता. लोगों को लगता है यही मौका है. अभी एंट्री ले लो. ठीक है, और अगर आप नहीं ले रहे तो कुछ आपके साथ गलत है. एंड इन एवरी सच केस इट वाज ऑल ड्रिवन बाय रिटेल इन्वेस्टर्स. साउथ कोरिया के जो एंट्स हैं, दे आर रीजन वाई साउथ कोरिया की मार्केट इतनी पंप करी है. हम इंडियन मार्केट में बात करते हैं कि भाई FPIs बहुत बाहर गए हैं. साउथ कोरिया में भी वही हाल है. Why has the market grown? क्योंकि वहां पे DIIs ने ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया है. लोगों ने लोन लेके, वहां पे बहुत कंजर्वेटिव सोसाइटी है, जैसे हमारे यहाँ घर लेना बहुत इमोशनल डिसीजन है. चाइना में भी, साउथ कोरिया में भी यही है. जापान, साउथ कोरिया, सारी हमारे जैसी सोसाइटीज है. वही जो एंशिएंट कल्चर सोसाइटीज हैं. ठीक है. अब पर वहां पे यू हैव अ प्रेसिडेंट हु वाज प्रोबेबली फॉर्मली अ ट्रेडर हिमसेल्फ. उसने कह दिया हाउसिंग मत करो भाई. हाउसिंग आएगा तुम्हें लेट से 1 करोड़ वॉन का. ठीक है, इतने पैसे नहीं है तुम पे 10,000 वॉन है, डालो ना उसको. देखो कितना बढ़िया मार्केट ग्रो कर रही है. बट वो सब सही होगा, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो. वो सब कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है? 2 कंपनीज में. कॉस्पाई में आई थिंक 34% इज सैमसंग, 16 या 18% इज हाइनिक्स. ये 2 कंपनीज के अर्निंग्स कॉल मिस हो गए, अगर अभी हुए नहीं है तो सोचो क्या होगा मार्केट का. ये सिर्फ ड्रॉप करे क्योंकि यूएस में जॉब्स रेट अच्छा आ गया. बात उन लोगों की शायद केपेक्स कम करने लग जाएंगी, ज्यादा स्पेंडिंग हो गई है, वो सेंटिमेंट में जैसे तैसी होगी. मतलब अब इस टाइम पे भागते भी ज्यादा है, गिरते भी ज्यादा है. आपकी बात से कहानी मेरे को याद आई. तो आपने कहा कि जैसे रिटेल एंड्स, जो आप टर्म्स यूज़ कर रहे हो. एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक बंदा गया. वो बोला कि आप सब गांव वालों को बोल रहा हूँ कि जो मुझे बंदर ला के देगा मैं उसको ₹5 पर बंदर दूंगा. ठीक है. तो सब खुश होगा, यार बंदर तो बहुत है यहाँ पे. सबने बंदर ला के दिए और उसने सबको ₹5 दे दिए. फिर जी अगले दिन उसने कहा कि अब जो मुझे बंदर ला के देगा मैं उसको ₹10 दूंगा. ठीक, अब बंदर कम हो गए. तो गए जी, बंदर ढूंढ रहे, किसी को 2 मिल गए, किसी को 1 मिल गया. चलो जी, मुश्किल से कुछ मिल गए. अब जी तीसरा है, मैं आपको पैसा दूंगा ₹20 अगर आप मेरे को बंदर ला के दोगे. तो मुश्किल से 1 बंदर मिला. फिर उसने बोला कि अब जो मुझे बंदर ला के देगा मैं उसको ₹50 दूंगा. ठीक है. और ये बोल के वो चला गया. उसका सेक्रेटरी वहाँ रह गया. तो सब पहुंचे उसके पास, बोले यार बंदर तो खत्म हो गए, अब हम क्या करें? बोले काम करो, ये सारे बंदर है ना, ये आप मुझसे ₹30 में ले लो. कल सेठ जी आएंगे, आप उनको 50 में दे देना. बोले यार ये तो बढ़िया अच्छा है, हमारे पास तो पैसे भी हैं. इनफाइनाइट मनी ग्लिच. हाँ, तो भाई दे दो ₹30 में. तो ये जी सेक्रेटरी ने सारे बंदर जो है गांव वालों को बेच दिए ₹30 में. अब अगले दिन सब बंदर लेके खड़े हैं और सेठ जी आए नहीं. इसलिए एक कहावत बड़ी फेमस है स्टॉक मार्केट में, देयर इज अ मंकी ऑन माय बैक एंड आई हैव टू पुट इट ऑन समबडी एल्सेस बैक. तो आप बंदर मत खरीद लो, मतलब आप फंस ना जाओ. इसके लिए आपके डाइवर्सिफिकेशन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ये सब के रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं. काइंड ऑफ यही तो किया था यूएसए ने 1973 में, जब गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया था कि विल नो लॉन्गर कन्वर्ट योर यूएस डिनोमिनेटेड एसेट्स इनटू गोल्ड. मतलब बेसिकली यही था कि ब्रिटेन वुड्स सिस्टम के बाद आप ऐसा करो, आपका यूरोप डिस्ट्रॉयड है, ठीक है, आपको खत्म, और अब वो खत्म करने के लिए आपको रिकंस्ट्रक्शन करनी है, तो हम ठीक है, हमसे कर्जा ले लो. ठीक है, हमारा कर्जा परपेचुअली $1 में जाएगा, डॉलर की डिमांड होगी. अब डॉलर की डिमांड होगी तो आप वो पे भी करोगे इंटरेस्ट के साथ वापस. ठीक है, पर ऐसे ना एक बीच में एक अरेंजमेंट और करते हैं कि आप अपनी करेंसी डॉलर से ना पैक कर लो. हम पागल हैं, हम नहीं कर रहे भाई डॉलर से पैक. ओके, आप ऐसा करो, आप गोल्ड से पैक कर लो. गोल्ड तो यूनिवर्सली ट्रस्टेड है, और डॉलर गोल्ड से पैक्ड होगा. ठीक है, तो इनडायरेक्टली आप मुझसे पैक दो. हाँ, ठीक है, या उसको वैसे समझ लो कि आप A = B, B = C, तो A = C. यस, कि आप मेरे से पैक कर रहे हो, मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि मैं डॉलर से पैक्ड हूं. ठीक है, तो आप इनडायरेक्टली गोल्ड से पैक्ड ही हो. ठीक है, तो आपको एश्योरिटी होनी चाहिए, आप यूएस से नहीं हो, डॉलर से. हम कुछ भी करें,
आप गोल्ड से पैक दो। सबको कहा ठीक है भाई। उस तरीके से क्या होता है कि डॉलर की डिमांड थी, इंटरेस्ट वापस आने लग गया, डॉलर बहुत स्ट्रांग हो गया एंड डॉलर बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स अमेरिका स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग। एंड जब डॉलर इतना स्ट्रांग हो जाता है तो आपके लिए इंपोर्ट करना बहुत आसान होता है। जब बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होते हैं, यू बिकम अ कंजम्पशन ड्रिवन सोसाइटी। अब वो कंजम्पशन ड्रिवन सोसाइटी है तो उसके लिए डेट लेना पड़ता है, पर डॉलर स्ट्रांग है तो डेट लेना बहुत आसान है, बिकॉज डॉलर सबको चाहिए। तो यू बिकम दिस इकोसिस्टम आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 ब्रिटेन वुड सिस्टम में, विद डॉलर की कंसिस्टेंट डिमांड है, एवरीबडी वांट्स डॉलर, जो यूएसए की डेट और कंजम्पशन ड्रिवन सोसाइटी को फंड कर रहा है। जितना कंजम्पशन और डेट हो रहा है सब अमेरिका को बेच रहे हैं, अमेरिका बिकम्स द बिगेस्ट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। डॉलर की फिर से एक पॉजिटिव डिमांड आती है और एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बन जाता है, जिसमें डॉलर बाहर गया, लोगों की डिमांड थी, उसके बदले उनका सामान आया, दोनों के लिए विन विन है कि मेरे लिए इंपोर्ट सस्ता है और मेरा उसके लिए एक कांस्टेंट मार्केट है एंड डॉलर बिकम्स द रिजर्व करेंसी। और हर कोई इसमें इसलिए खुश है कि भैया हमें बताया गया कि भाई इक्वलेंट टू गोल्ड है ये, कभी मेरे को डॉलर उल्टे करने होंगे, मैं आपको डॉलर दूंगा, आप मेरे को इक्वलेंट अमाउंट सोना दे दोगे। और ये सही भी चलता है, छोटे मोटे देश इनफैक्ट लेते हैं और अमेरिका वापस भी कर देता है उनका सोना। प्रॉब्लम इज फ्रांस स्टार्ट आस्किंग फॉर इट, दैट्स अ वेरी बिग इकोनॉमी व्हिच हैज रिकवर्ड, एंड देन अमेरिका जस्ट सेज लाइक आई एम नॉट डूइंग इट, सॉरी। अच्छा, वो जो बंदर था ना 30 रुपए का, सेठ जी अगले दिन आई नहीं, सोना देने आई नहीं, कर गोल्ड स्टैंडर्ड आज से खत्म। एंड एवरीबडी इज लाइक भाई ये पिछले 15 साल से 20 साल से चला रहा है। हाँ ये क्या था, हम तो इसी उम्मीद में थे, उसी चक्कर में तो हमने आपको सोना दिया था, आपका डॉलर लिया था, सब कुछ उसी ट्रस्ट पे चल रहा था। सॉरी, मतलब मुकरना उनकी स्ट्रैटेजी है। ऑफ कोर्स। अब ऐसा होता है तो डॉलर एक्सट्रीमली डिवैल्यू हो जाता है, डॉलर में ट्रस्ट खत्म हो जाता है, डॉलर में ट्रस्ट खत्म है तो कोई डॉलर लेगा ही नहीं, होगा जी डी डॉलराइजेशन। अगर कोई डॉलर लेना ही नहीं चाहेगा तो आपको उसकी जरूरत ही नहीं है, आप उसको लोगे नहीं तो वो डॉलर खत्म हो गया ना एज ए रिजर्व करेंसी। हाउ डू यू मेक इट अ रिजर्व करेंसी नाउ? उसी टाइम एक दूसरी डील करते हैं जिसे बोलते हैं पेट्रोल ग्रेड्स। क्रूड ऑयल सबको चाहिए, क्रूड ऑयल के बिना कोई इकॉनमी नहीं चल सकती, भैया क्रूड ऑयल डॉलर में ही मिलेगा। लव अस और हेट अस, डॉलर तो चाहिए। क्यों? क्रूड ऑयल चाहिए। सऊदी से ओपेक से डील हो गई है, आपकी डेमोक्रेसी रहेगी, सॉरी आपकी डिक्टेटरशिप डेमोक्रेसी नहीं बनेगी। आपको खिलौने दे देंगे अपने इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के, ठीक है, आपको ये भी बता देंगे इंटरनली कुछ रेवोल्यूशन होने वाली होगी तो एडवांस में आप अपने शेखों की तरह अपने पैलेस में बैठो, बस जो भी आपके नीचे से कच्चा तेल निकल रहा है ना उसे डॉलर में बेच देना भाई साहब। परपेचुअल डिमांड ऑफ डॉलर, इवन दो एवरीबडी हेट्स यूएसए, dollar becomes extremely devalued. Dollar is in demand, consistent perpetual demand. It becomes the reserve currency again. But मतलब बेसिकली डॉलर एक वेपन है। it's the biggest weapon America has. इसी एरा में, मतलब जो 1970s का एरा है, जब पहले उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म किया, फिर पेट्रो डॉलर स्टार्ट हुए, ऑल एम्बार्गो लगा था, एंड फिर ईरान की रेवोल्यूशन आई। इस एक एरा में सर डॉलर जितना भी डिवैल्यू हो, उसकी डिमांड रही, अमेरिका की करेंसी पे ट्रस्ट गया और डॉलर वीकन हुआ। एक कमोडिटी तो बहुत ऊपर गई थी। इनफैक्ट 1971 में उसका रेट था करीब करीब $35 या $35 करीब, एंड बाय द एंड ऑफ 1970s वो था $850 पे। गेस व्हाट दैट वाज? गोल्ड। 30 से 800, 850 in a span of 10 years, 30 times. because nobody believed in dollar, but yet the system was so created you have to buy dollar. But now where do you put your money in? The thing you trust the most. What is that? That's gold. And वो सेम चीज अब दोबारा होगी रिपीट। बाय द वे वो चीज कैसे होगी इस बार रिपीट? इट विल बी वाया क्रिप्टो। विवेक, बट 70s, अभी आप क्रिप्टो पे आ रहे थे, पर उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ 80s की। 80s में एक इकोनॉमी ग्रो करी जापान, एंड एवरी टाउन ऑफ जापान वॉज वेरी रिच। बहुत अच्छा रियल एस्टेट जो है, कहा जाता था कि टोक्यो का एक छोटा सा एरिया जो है पूरे न्यूजीलैंड से ज़्यादा महंगा है। यस। और फिर एक मीटिंग होती है प्लाजा एकॉर्ड में, प्लाजा होटल में, तो जिसको प्लाजा एकॉर्ड बोला जाता है। और बड़े सीक्रेटली अमेरिका जो है अपने डॉलर वेपन को यूज करता है, और इस बार वो डॉलर को डीवैल्यू करता है अगेंस्ट द येन। जनरली वो चाहता है कि मेरा डॉलर ऊपर है, बट इस बार डीवैल्यू करता है। तो ये कॉन्स्पिरेसी क्या थी? व्हाई डिड यूएस फर्स्ट टाइम इसने ये सोचा कि मैं डीवैल्यू करूंगा? वेल, डीवैल्यू आप किसी भी करेंसी को किस सिनेरियो में करोगे? व्हेन फर्स्ट ऑफ ऑल यू वांट टू मेक योर एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव, ठीक है, सिंपल एज दैट। दूसरा, आपको अपना डेट राइट ऑफ करना होगा, ठीक है। एंड तीसरा, जिसके अगेंस्ट डीवैल्यू करोगी
करोगे जिस लेट्स से मार्क के अगेंस्ट, उस देश को भी कोई फायदा हो जाना चाहिए उसका। तो ये तीनों चीज़ अमेरिका की सॉल्व हो गई थी उससे। एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव हो गए थे, डेट वॉज वेरी हाई, आज भी है, पर मैं कह रहा हूँ 1920s में भी था। अमेरिका एन इकोनॉमी ऑलवेज सर्वाइव्ड ऑन डेट। एक एवरेज अमेरिकन का आम जनरेट खर्चा रुपया यही है, ठीक है। जब ये चीज़ हो जाती है, योर एक्सपोर्ट्स बिकम कॉम्पिटिटिव, योर डेट बिकम्स लोअर इन वैल्यूएशन इन रियल टर्म्स, ठीक है, तो विन विन हो गया। जापान को क्या फ़ायदा होगा? बेसिकली जैसे जैसे नहीं पता, 1985 में या 86 में एक मीटिंग हुई थी प्लाजा होटल में, एंड दैट मीटिंग वाज कंसिडर्ड केप्ट सीक्रेट टिल द टाइम इट कंप्लीटली फिनिश्ड। तो उस मीटिंग में इट वाज यूएसए, जापान, फ्रांस, यूके एंड आई थिंक न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया में भी, ठीक है, या कनाडा। दी वाज बेसिकली बड़ी बड़ी इकॉनमीज आए थे और उन्होंने ये कलेक्टिवली डिसाइड किया था कि यूएस डॉलर को हम डी वैल्यू कर देंगे अगेंस्ट जापानीज येन। जापानीज येन स्ट्रांग हो जाएगा, तो इससे अमेरिका के एज अ सेट एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, डेट मैनेजेबल हो जाएगा, और इन रिटर्न जापान को ये अलाउ कर दिया कि यू कैन इन्वेस्ट हेविली इन अमेरिकन मार्केट्स। इट क्रिएटेड एन एवरीथिंग बबल जापानीज इकोनॉमी में। दे परचेस्ड ऑलमोस्ट द एंटायर हॉलीवुड। इनफैक्ट पता क्या होता था कि दीज बिग स्टार्स ऑफ हॉलीवुड लाइक आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, वो जापान जाते थे, वहाँ की नूडल्स की शूट करते थे, और वो उन्हें उनकी एक एड शूट एक मूवी से ज़्यादा पैसा देता था। अच्छा। बट वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाते थे कि भाई साहब ये इश्तिहार इंटरनेट से पहले का जमाना है, ये जापान में ही चलाना, ये अमेरिकन मार्केट्स में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ये हो जाएगा वी आर अ सेल आउट। अच्छा, हम जापानीज इकोनॉमी और कल्चर को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं कंपेयर टू अमेरिकन इकोनॉमी। मतलब इतना पैसा आ गया था जापान में। और उससे जैसे आपने बताया रियल इस्टेट बबल होता है, जिस टाइम पे जापान के एक इंडस्ट्रियल टाउन था, उस वहाँ पे स्क्वायर फीट रेट क्या पहुंच गया था, $1,34,000 पर स्क्वायर। $1,34,000 पर स्क्वायर फीट 1980s। भाई आज की डेट में मुंबई में भी जो सबसे महंगा मानते हैं ना, या डीएफ कैमिलियर्स मांग, भाई मुझे नहीं लगता उनका रेट भी 1 लाख रुपया है। 2 लाख, मतलब वही रेंज है, 2-2.5 लाख रुपए मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम आज की डेट में, आफ्टर 50 years। हाँ, वो उस टाइम पे 1,34,000, मतलब इट बिकेम एन एवरीथिंग बबल। कहते हैं कि जापान का जो इंपीरियल पैलेस है, उस टाइम पे उसकी वैल्यूएशन $895 बिलियन पहुंच गई थी। ओह माय गॉड। जिसे हम कह रहे हैं ट्रिलियन डॉलर, मतलब इट इज सच अ कुकू नंबर, इट स्टॉप मेकिंग एनी सेंस। ये क्या है? पर वो एवरीथिंग बबल हो गया था। स्टॉक्स वेंट अप, द रियल एस्टेट वेंट अप, एवरीथिंग गोज अप इन जापान। नाउ व्हाट हैपेंस? दैट क्रिएट्स एन अल्टीमेट क्रैश, बिकॉज वैल्यूएशंस कैन नॉट बी दिस हाई फॉर सम, एंड देन वो करेंसी को डिवैल्यू करते हैं। मतलब उनकी करेंसी इतनी डिवैल्यू हो गई थी, इंटरेस्ट रेट 0% पे ले आते हैं। इनफैक्ट एक पॉइंट पर नेगेटिव इंटरेस्ट रेट भी चला जाता है, एंड दे ट्राई टू ब्रिंग बैक द जापानीज इकोनॉमी। जिस लेवल पे वो आई थिंक अर्ली 90s में क्रैश करता है, उस लेवल पे जापानीज स्टॉक मार्केट रिटर्न नियर अबाउट कोविड। तो 30 साल लगभग जापान के लॉस्ट डेकेड्स कहते हैं कि उस 30 साल में जापान एज अ कंट्री ग्रो ही नहीं करी। मतलब वो जब 92 से क्रैश करी थी ना, वो उस लेवल तक पहुंचने में उसे 30 साल लग गए। दैट बिकेम अ वेरी रॉन्ग मूव ऑन पार्ट ऑफ जापान, कि उन्होंने अपना येन इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि उनके एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव नहीं रहे, एंड जापान वाज एन एक्सपोर्ट पावर हाउस, ठीक है, सारे बड़े ब्रांड्स एग्जैक्टली, एंड दे वर लाइक वेरी वेल नोन। इनफैक्ट जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता, तब जापान रिकंस्ट्रक्ट हो रहा था, तब जापान को बहुत शेडी एक्सपोर्ट हाउस माना जाता था कि घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। बट बाय द टाइम 80s केम, दे हैड इन्वेस्टेड सो हेवीली इनटू टेक्नोलॉजी कि वो एक तो बेस्ट बना रहे थे, वो चीप भी बना रहे थे, क्योंकि करेंसी भी वीक थी, वो उल्टा पड़ गया, करेंसी उनकी स्ट्रांग हो गई बिकॉज ऑफ द प्लाजा अकॉर्ड्स। अब ये चीज बनती है कहानी, तो जापान गोज इनटू द लॉस्ट डेकेड, एंड तो ये भी एक तरीके से वापस डॉलर का इस्तेमाल हो गया। यस, डॉलर को वेपनाइज कर दिया गया। अब वो सेम चीज शायद चाइना में हो सकती है। बट चाइना पे आता हूं मैं। अब हमने 1980s कवर किया एंड लॉस्ट 3 decades ऑलमोस्ट हो गए। चाइना started doing very well from 1990s। इंडिया और चाइना एज अ कंट्री आई थिंक एक पॉइंट 1990s के आसपास ऑलमोस्ट सेम वैल्यू पे थे, और उसके बाद फिर वो बहुत तेजी से ग्रो किया। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा, रायसेना टॉक्स करके एक इवेंट होता है गवर्नमेंट का, और वहाँ पे जो यूएस के एम्बेसडर आए हुए थे, उन्होंने एक बहुत ट्रिकी स्टेटमेंट दिया, और वो ट्रिकी स्टेटमेंट ये था कि चाइना तो हमसे गलती हो गई कि हमने उनको बढ़ने दिया, हम सेम गलती इंडिया के साथ नहीं करेंगे। यस, व्हाट डज दिस मीन? मतलब अब कैसे वेपनाइज किया? अब क्या होगा कि जिस तरीके से वो इंडिया को रोकना चाह रहे हैं? सर इसी क्वेश्चन पे ये है कि मतलब दे वांट इंडिया टू ग्रो एज अ पिवट
टू चाइना. स्ट्रैटेजिक अल्ट्रुइज्म कहते हैं जियोपॉलिटिक्स लैंग्वेज में, कि हम आपको क्या कहते हैं? स्ट्रैटेजिक अल्ट्रुइज्म. अल्टुरिज्म. हाँ, कि मतलब हम बेसिकली आपको एक तरीके से कहते हैं कि एहसान से करेंगे आप पे विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, जस्ट बिकॉज यू सर्व एज अ बिगर चेस पीस फॉर अस अगेंस्ट समबडी. जो मतलब मेहरबानी अमेरिका पाकिस्तान पे कर रहा था ड्यूरिंग हरकत-उल मुजाहिदीन जब बनी थी, या फिर ड्यूरिंग जब किसिंजर को यूज़ कर पाकिस्तान को यूज़ करके चाइना के साथ अमेरिका ने 71 में रिलेशंस फॉर्मलाइज करे थे. तो लॉट ऑफ स्टफ वेंट फ्रॉम अमेरिका टू पाकिस्तान जस्ट एज स्ट्रैटेजिक अल्ट्रुइज्म, कि उससे हमारा कोई और पर्पस सर्व होएगा. पाकिस्तान में बदले में कुछ दे पाए या ना दे पाए, हमारा दूसरा पर्पस सर्व हो गया. तो पिवट टू चाइना में इंडिया को, जैसे भाई अमेरिका ने S-400 लेना अलाउ कर दिया था, वी वर अलाउड टू इवन बाय रशियन ऑयल, वी वर अलाउड टू इन्वेस्ट इन चाहबार पोर्ट, वी वर. पर ये जैसे हम ये बात बोलते हैं तो प्रेजेंट गवर्नमेंट बोलती है कि अलाउड क्या है, हम तो पहले ही कर रहे थे. मतलब यू सी ऑल दी स्टेटमेंट. बट हम पे सैंक्शंस नहीं लग रहे थे ना उसके, हम पे टैरिफ नहीं लग रहा था ना. सो जो बाइडन के टाइम तक, इवन ट्रम्प 1.0 में स्ट्रैटेजिक अल्ट्रुइज्म था अमेरिका का कि इंडिया को ग्रो करने देना है एज अ पिवट टू चाइना. बट ट्रम्प 2.0 में दैट इज चेंज्ड. क्यों? इट हैज बिकॉज ही इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट दैट देयर इज. उसे अपने लिए क्या मिल रहा है वो चाहिए पहले. व्हेन यू से अपने लिए means Trump America personally. No, or Trump personally? Yeah, अच्छा. he made $3 billion last year. अच्छा. Trump as a president, a sitting president, made $3 billion last year. कैसे? That's his declarations. अभी जब वो कतर गया था, वो $400 मिलियन का एक प्राइवेट जेट लेके आया था. UAE को उसने EAE टेक्नोलॉजी देना अलाउ कर दिया बिकॉज दे इन्वेस्टेड $2 बिलियन इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फाइनेंशियल, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, विच इज अ ट्रम्प backed which is a Trump family backed company which is going to ultimately mint real earth based asset crypto coins. Trump ने H-200 चिप्स अलाउ कर दी चाइना को बेचने के लिए, इवन दो एवरीबडी इन USA वाज लाइक कि भाई चाइना को हम कंटेन तभी कर सकते हैं जब ये टेक्नोलॉजी हमारी कंपनीज एनवीडिया, एप्पल, इनकी है, हम चाइना तक ना पहुंचने दे. ट्रम्प लाइक दो ना 15% ग्रॉस रेवेन्यू मुझे दे. मेरी जेब गरम कर दे रहा हूं. ट्रम्प इज द मोस्ट ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट, एंड रशिया चाइना के लिए ट्रम्प से बढ़िया बंदा नहीं है कोई. इस आदमी को खरीदा जा सकता है. यस, उसको देते रहो ना पैसा. जिसका भाव है वो तो बिक जाएगा. ही इज द बेस्ट डबल क्रॉस एजेंट दैट अमेरिका हैज प्रोड्यूस्ड. कहने को अमेरिका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है, अमेरिका का राष्ट्रपति है, बट वो सिर्फ मेक ट्रम्प ग्रेट अगेन है. मतलब हाउ इज इट मेक ट्रम्प ग्रेट ऑलवेज है मेरे को. मतलब इतना ज्यादा पैसा बन जाएगा. हाउ इज इट पॉसिबल कि भाई तुम ऑफिस में हो, हाईएस्ट लेवल पे हो, एंड देन तुम्हारे नाम पे डील्स हो रही हैं, ट्रम्प टावर बन रहे हैं. हाउ डज दैट मेक सेंस मैन? Like they were the good old days when Barack Obama just comes out and gets a $65 million book deal. वो भी गलत ही अपने आप में, बट जिस स्केल पे करप्शन चल रही है व्हाइट हाउस में, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में, इट इज नेवर सीन बिफोर यार. इट इज ऑलवेज मेक ट्रम्प ग्रेट अगेन. अब जो स्ट्रैटेजिक अल्ट्रुइज्म था वो ट्रम्प के बारे में डाउन हो गया कि मैं तुम पे टैरिफ लगा दूंगा, ठीक है, मैं तुम पे सैंक्शंस लगा दूंगा, मैं तुम्हें अगर ऑयल खरीदोगे तो आई विल पुट मोर सैंक्शंस ऑन टू यू. इनफैक्ट USTPR की एक रिपोर्ट थी जनवरी में वेयर दे वर प्रपोजिंग 500% टैरिफ. अच्छा, जनवरी में एक रिपोर्ट थी दैट दे वर प्रपोजिंग अ बिल कि उसमें 500% टैरिफ लगा दो यार. कहाँ 50% या 100% पे एवरीथिंग वॉज तराही 500% टैरिफ का वो था. तो वहाँ पे कहाँ गया स्ट्रैटेजिक अल्ट्रुइज्म? कहीं नहीं गया भाई. वी डोंट केयर. एंड दैट्स वेयर अमेरिका में वो पिवट है थैंक्स टू ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कि इंडिया को ग्रो करने दो, बट इतना नहीं कि वो अगला चाइना बन जाए. मतलब हमारे मोहताजी, हाँ, अगर मैं एक वर्ड यूज करूँ कि भारत हमारे मोहताजी में रहना चाहिए. दे वुड वांट दैट. बट हाउ डू यू थिंक द इंडियन present government or the present administration is handling this situation? I would say by handling terrorism. ये चीज़ बहुत लोग मिस करते हैं. एक बहुत सा रिसर्च पेपर है विच शोज कि कैसे अमेरिका हैज़ इनडायरेक्टली फंडेड स्लीपर सेल्स इन इंडिया वाया पाकिस्तान. तो उसमें ये है, मैं आपको आई विल कीप द लिंक टू दैट रिसर्च पेपर, कि जब USSR केम इन टू अफगानिस्तान तब अमेरिका को सडनली इंटरेस्ट आया उस एरिया में. उससे पहले था जब उसे चाइना के साथ रिलेशन नॉर्मल करने थे. हेनरी किसिंजर गया था पाकिस्तान में एंड उसने अपनी वो क्या की थी, फेन की थी मैं बीमार हूँ. तो उसकी मोटरकेड एक हॉस्पिटल गई थी. एक्चुअली वो एक छोटी एम्बेसडर कार में बैठ के इस्लामाबाद एयरपोर्ट से पाकिस्तान एयरलाइंस के प्लेन पे बीजिंग गया था.
एंड nobody knew this. This was Operation Polo. वो बीजिंग में टच डाउन करता है, वहाँ का जो प्रेसिडेंट है आई थिंक जैंग समथिंग उसका नाम था, उस प्रीमियर से मिलता है और बात करता है रिलेशंस की नॉर्मलाइज करने की. एंड देन आई थिंक अ फ्यू मंथ्स लेटर दे अल्टीमेटली मीट इन वॉशिंगटन एंड अमेरिका और चाइना के बीच में डिप्लोमेटिक चैनल्स फॉर्मलाइज होते हैं. पाकिस्तान ने इतना सेंटर पीस रोल प्ले किया था उसमें कि लिटरली दे सर्व्ड ऑन अ सिल्वर प्लेटर, क्योंकि पाकिस्तान के दूसरा रिलेशनशिप थे. तो अगर उनके बीच में कम्युनिकेशन होता था, ऑफिशियली तो हो नहीं सकता था, दे यूज्ड टू गिव हैंड रिटन नोट्स टू पाकिस्तानी ऑफिशियल्स एंड दे यूज्ड टू कैरी दोस हैंड रिटन नोट्स बिटवीन द टू एम्बेसीज. मतलब पाकिस्तान लिटरली डिलीवर्ड ऑन अ सिल्वर प्लेटर चाइनीज डिप्लोमेटिक रिलेशंस टू अमेरिका का काम किया. सो एज टू स्पीक, बट बहुत अच्छा डिप्लोमेसी था. मैं कहूँगा फुल पॉइंट्स टू आई थिंक उस तब याया खान वॉज द प्रेसिडेंट. बहुत अच्छा किया उन्होंने मतलब अमेरिका के लिए, बट बदले में उन्हें कुछ नहीं मिला. जब 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर होता है, जब हम अपना यूएसएसआर के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन कर चुके होते हैं एंड वी आर डिसमेंटलिंग पाकिस्तान लाइक एनीथिंग, यूएसए की 7th फ्लीट आती है बट वो डियो गार्सिया के पास आकर रुक जाती है. बिकॉज उन्हें यह था कि अगर वो डायरेक्ट हेल्प करेंगे पाकिस्तान की, वहाँ से यूएसएसआर आ सकता है. एंड देन ये इंडिया पाकिस्तान वॉर होने की बजाय एक यूएसएसआर का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो जाएगा. सो इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग दैट पाकिस्तान गेव टू यूएसए डिडंट बैक देम व्हेन दे नीडेड देम द मोस्ट. दूध में से मक्खी तरह निकाल के फेंक दिया पाकिस्तान को. दिस इज द फर्स्ट टाइम दे बैक स्टेप्ड पाकिस्तान. सेम कहानी होती है जब यूएसएसआर कम्स बैक टू अफगानिस्तान. नाउ दे नीड टू हैंडल इट. व्हाट इज द बेस्ट प्लेस टू हैंडल इट? पाकिस्तान. ठीक है, वहाँ पे जरदारी साहब को बोलते हैं कि भाई साहब आपका जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है उसमें हम प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, आपकी आर्मी आपकी आईएसआई मुजाहिद्स को ट्रेन करेगी. हरकतुल मुजाहिद नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है जो अफगान में यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए मुजाहिद्स भेजती है. तो दे हैव दिस एंटायर रेडिकलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में, बिल्ट ऑन अमेरिकन मनी एंड अमेरिकन वेपन्स एंड अमेरिकन ट्रेनीज. सीआईए के ट्रेनीज अमेरिकन नेवी से आके ट्रेनिंग करते हैं उन्हें. ठीक है, एंड देन दे आर एबल टू एस्टैब्लिश अफगान तालिबान जो खत्म कर देता है. यूएसएसआर पुल्स आउट, दिस अ वेरी गुड विक्ट्री, कोल्ड वॉर एंड्स, अमेरिका विंस इट. अब वहां से अपना बोरे बिस्तर बांध के निकल लेते हैं, लिविंग पाकिस्तान विद अ रेडिकलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टेररिस्ट ऑन देयर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस. अब जिसे तुमने बचपन से गोली मारनी सिखाई है उसे कहां से तुम डिप्लोमेसी सिखा दोगे? उन्हें कहीं तो अपनी एनर्जी निकालनी है. एंड दे स्टार्ट टेकिंग ऑफ दैट एनर्जी विद इन पाकिस्तान एंड इंडिया. ब्लीड इंडिया विद 1000 Yes. कट्स, तो वो स्टार्ट हो गया. उसी हरकतुल मुजाहिद में से निकलता है लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद. अब ये यूएसए को पता था. The research paper was talking about 5 minutes ago. USA knew that the assets they are creating are also being used to dismantle धीरे धीरे इंडिया. The bleeding India to 1000 cuts actually उनकी strategy थी and they were very okay with it. कि इनको एक थ्रेशोल्ड के नीचे रखो, उसका रिजल्ट अभी नहीं दिखेगा. इट विल टेक अ जनरेशन फॉर द स्लीपर सेल्स टू कंप्लीटली गो इनसाइड इंडिया. बट जब वो जाएंगे, अभी मैथ्यू वैन डाइक पकड़ा गया ना म्यांमार से, ही वाज अ सीआईए ट्रेन पर्सनल. अब उसके साथ में म्यांमार इंसर्जेंट्स तो थे, यूक्रेन वाले ड्रोन स्पेशलिस्ट भी थे. व्हाट इज दैट? दैट इज वन स्टोरी व्हिच हैज बीन कॉट. हाउ मेनी मैथ्यू वैन डाइक्स आर देयर व्हिच आर नॉट हमें कॉट? पता भी नहीं है. ट्रू. एंड इट में साउंड लाइक अरे यार क्या बोल रहे हो, कुछ. यू रियली थिंक इट डजंट वर्क दैट वे? ये यूएस के लिए कहा जाता है कि उनके यहाँ डीप स्टेट काम करती है जो अगले 100 साल 200 साल 500 साल के बारे में सोचती है. इज इट ट्रू या इज इट जस्ट? आई डोंट थिंक सो. मतलब इतना लंबा कोई कैसे सोच सकता है? बिकॉज फॉर दैट टू हैपन द इंपॉर्टेंट थिंग इज बिकॉज जो वो थ्योरी है वो कहती है कि वो ना पूरे दुनिया के सारे इवेंट्स प्लान कर लेते हैं. ठीक है, उन्होंने कोविड प्लान किया, उन्होंने 9/11 प्लान किया, उन्होंने ये ईरान वॉर प्लान कर रखा है, उन्होंने ये सिम्पसन्स प्रिडिक्ट कर चुका है कि पोर्चुगल इस बार वर्ल्ड कप जीतेगा. I say this theory gets dismantled when you see कि उस चीज़ को वर्क करने के लिए सारे स्टेक होल्डर्स एक पेज पे होने चाहिए. लेट्स से उन्होंने ईरान वॉर प्लान किया था, उनके लिए बेनिफिट है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक होएगा, ऑयल प्राइस ऊपर जाएंगे एंड दैट विल हेल्प देम से बेटर ऑयल. फिर वो उसे बंद क्यों नहीं कर पा रहे? यू कैन हैव अ वेरी बिग फैक्शन ऑफ पावरफुल पीपल ऑन वन साइड एंड देन पुलिंग द स्ट्रिंग्स. बिकॉज जो पैलेंटीर का सीईओ है वो जब पहली बार सीईओ बना था जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश 1 प्रेसिडेंट था. अच्छा. उसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू 2 का सेकंड टर्म आया, बराक ओबामा के 2 टर्म आए, ट्रम्प का पहला टर्म आया, बाइडेन आया और ट्रम्प का दूसरा टर्म है. 7 प्रेसिडेंट बदल चुके हैं. वन ऑफ द बिगेस्ट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कंपनीज का सीईओ सेम है. डू यू रियली थिंक ही इज नॉट ऑपरेटिंग ऑन डेटा विच इवन अ प्रेसिडेंट कैन नॉट सी? ही इज नॉट हैविंग दैट होराइजन, क्योंकि वो अभी 20 साल से सीईओ है एंड इफ ही वांट्स ही कैन बी सीईओ फॉर द नेक्स्ट 20 years टू. ऑफ कोर्स उसका एक बहुत बड़ा बर्ड्स आई व्यू है. फॉर हिम अ प्रेसिडेंट इज अ फकिंग इंटर्न, जस्ट प्लेस होल्डर फॉर सम टाइम. हाँ, कि तो 4 साल में जाना ही है. मैं तो परमानेंट हूँ.
या और बेस्ट होगा कि मैंने अपना ही बंदा रख लिया. जेडी वैंस इज अ पैलेंटियर प्रोडिजी. 2022 में पहली बार सेनेटर बना भाई वो, और 2024 में वो वाइस प्रेसिडेंट बन गया. वो सेनेटर बना था $15 मिलियन फंडिंग फ्रॉम पैलेंटियर, पीटर थिल बेसिकली. और वो पीटर थिल के इन्वेस्टमेंट फंड में था. तो तुमने प्लेस होल्डर बना रखा है, बट इट बेटर कि वो बंदा भी अपना ही हो. सो दीज पीपल डू हैव अ सोसाइटी कॉल्ड dialogue.org, जो भी कुछ दिन पहले लीक हुई थी. द वाइड के आर्टिकल एक्सपोज किया था, वेयर लाइक माइंडेड पीपल मीट एवरी ईयर इन सीक्रेसी. इट इज नॉट अ पब्लिक नॉलेज, बट इट इज ओनली नोन अमंग्स दोस्त elite सर्कल्स, जहाँ पे कुछ परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जहाँ और कुछ ओनली इनवाइट मेंबर्स होते हैं. एंड दोज पीपल डू डिस्कस टॉपिक्स लाइक हाउ टू नेविगेट World War III, bring back nukes, does money make you happy. These are actual topics of discussion in dialogue.org. जो द वाइड ने रिपोर्ट किया वो एक्चुअली एक सोसाइटी है ऑफ द टॉप 1% ऑफ द 1%. उसमें बिगेस्ट बिलियनियर्स हैं दुनिया के. उसमें एज पर दिस जो अभी 14 से 16 अगस्त को इस बार समिट उनकी डबलिन आयरलैंड में होनी थी, पता नहीं होगी कि नहीं होगी. उसमें यूएस गवर्नमेंट का एक एम्बेसडर है, ट्रम्प गवर्नमेंट के 2 ऑफिशियल्स हैं फिलहाल सिटिंग, मिडल ईस्ट का इंटेलिजेंस चीफ ऑफिसर है, नेटो का ईस्टर्न यूरोपियन कमांडर है. इतने बड़े लोग हैं dialogue.org में. तो ऑफ कोर्स दे आर ऑपरेटिंग ऑन अ डेटा सेट विच वी कैन नॉट सी, एंड दे कैन डिसाइड टू नज सोसाइटी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. बट फॉर दैट टू हैपन, टू हैव अ कंप्लीट कंट्रोल कि हम तो मूवी की तरह प्ले कर रहे हैं कि कोविड करवा देंगे पोर्चुगल को, उसके लिए फिर दूसरे वाले प्लेयर्स भी तो होने चाहिए ना. होने भी, हाँ, true. ईरान नहीं है, इसराइल नहीं है. अगर हम इसी वॉर की बात करें, क्यों नहीं बंद हो पा रहे भाई? ट्रम्प तो आज चाहता भाई खत्म हो, तो अभी खत्म. एंथ्रोपिक ओपन या आईपी हो जाने तो भाई फिर देखेंगे. बट इसराइल कह रहा है ऐसी करा, मैं कॉन्वर्सेशन का पार्ट क्यों नहीं हूं? और इसराइल में तो इतना प्रो वॉर सेंटिमेंट है कि नेतन्याहू ने जब मई के एंड में वो सीजफायर की बात हुई थी, तो पूरे लोग पीछे पड़ गए थे यार. बेंजामिन क्या है वो, बेंदाली नेफायत, इफ आई एम स्पेलिंग करेक्ट, जो पहले प्राइम मिनिस्टर था इसराइल का, वो पीछे पड़ गए. हाउ डेयर यू एग्री टू अ सीजफायर विद ईरान? उनके वर्ड्स हैं यार. ईरान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का ट्वीट है जो ट्विटर ने कह दिया, बट इट इज एक्सट्रीमली अगेंस्ट कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स, बट इट शुड बी पब्लिक नॉलेज. तो पोस्ट डिलीट नहीं हुआ है. उसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने लिखा है, फॉर एवरी इजरायली 1000 लेबनीज मदर्स मस्ट वीप. हाँ, देखा था मैंने वो. इमेजिन अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सेइंग दिस. मतलब इससे ज्यादा प्रो वॉर सेंटिमेंट क्या है? फॉर एवरी इजरायली मदर, 1000 लेबनीज मदर मस्ट वीप. जस्ट इमेजिन 1000 मदर्स, मतलब 2-3 हजार लोग. एग्जैक्टली. और वो ओपनली कह रहा है. और ये सेंटिमेंट पूरा इजराइल रखता है इस वक्त, एक्सेप्ट वो एस्केलेशन ट्रैप में है कि उन्हें पता नहीं था कि अगर वो लेबनान पे अटैक करेंगे तो ईरान पुल आउट ही कर लेगा पीस नेगोशिएशन से. दे आर इन द एस्केलेशन ट्रैप कि चलो हमने खरग आइलैंड मारा, ईरान ने उनके अमेजन वेब सेंटर उड़ा दिए. आपको एक मजेदार बात बताता हूँ इस पे. माय सन इज इनटू गेमिंग. ओके. तो वो फोर्टनाइट खेलता है. हाँ, फोर्टनाइट के जितने भी दो लेवल के सर्वर्स है, एक अमेरिका में, अच्छा, एक यूएई में. ओड क्या आ रहा है. तो वो मुझे बता रहा है, मतलब यार आजकल तू खेलता नहीं ज्यादा. मतलब डैड व्हाट टू डू, देयर इज अ बिग लैग. मतलब क्या हो गया? बोलता है वो AWS का वेब सर्वर उड़ा दिया इन्होंने. मतलब अच्छा, वो प्रॉब्लम तेरे को भी आ गई. तो देन ही सेड नाउ दे हैव शिफ्टेड टू सम अदर सर्वर. आई डोंट वांट टू टेक द नेम, इट्स अ वेरी बिग कंपनी. अच्छा. बट वो कह रहे यार वो तो उस पे लैग इतना ज्यादा है, इतना वो है, मैं नहीं खेल पा रहा हूं. नो नथिंग, मैं कुछ नहीं बोल रहा भाई. ये विवेक के कौन गेस है, आप भी गेस कर सकते हो. बट या ही वाज, सो आई वाज फर्स्ट टाइम आई फेल्ट दैट द वॉर हैज अफेक्टेड माय फैमिली. सर गैस प्राइस भी तो हुआ होगा. चलो गैस प्राइस इतना बड़ा, आप तो वही रहने वाले थे. एक रात पहले मैं दुबई में था. आपका तो सब कुछ ही, मैं तो मूव करने का पूरा सोच रहा था. बट यार चलो शुक्र है सर, एक रात पहले थे, एक रात बाद नहीं. राइट. तो वरना मेरा एक फ्रेंड एक रात बाद भी था, एंड आई नो हाउ डिफिकल्ट इट वाज फॉर हिम. कितना खर्चा बैठा होगा बेचारा का यार. खर्चा भी प्लस अनसर्टेनिटी यार. आदमी देखो आज तो सिविल पॉपुलेशन बम गिर रहे थे. हाँ, आप हाइंडसाइट में बोल सकते हो बच गए, बट उस दिन जब आप देख रहे हो कि द फ्लेयर्स आर ऑन द स्काई, एंड दैट टाइम योर कॉन्फिडेंस गेट्स शेकन. आई वाज गेटिंग दीस वीडियोस फ्रॉम my followers जो दुबई में थे, and they are like, please don't use these, but I'm telling you it is very bad. And they're trying to control information so badly क्योंकि दुबई as a society thrives on positive image. And they have sold this that we are an oasis in the desert, which they are, no doubt. Actually. And this one thing created massive negative sentiment. मतलब ये इतना बड़ा black swan था. हाँ. If UAE would have to put, let's say, 100 scenarios where they could have gone wrong, This would ये उस लिस्ट में ही ना होता. नहीं होता.
उस लिस्ट में ही नहीं कि था। भाई हमारे पाम जुबैरा पे बम गिर गया, फेयरमॉन्ट, हाँ। वन ऑफ द टॉप लीग होटल्स है वहां बम गिर गया। ये था एस्केलेशन ट्रैप कि हमारी मीडिया तो वो बेचारी बुर्ज खलीफा को ऐसे गिरा दिया। अरे यार एक तो ये इंडियन, तभी तो बेचारे क्रेडिबिलिटी नहीं हुई, तभी तो मेरे जैसे लोग आ पाए क्योंकि उन्होंने अपना ट्रस्ट लूज कर दिया। ट्रू द बिगेस्ट प्रूफ दैट इट डजंट एग्जिस्ट कि सच वॉर्स आर नॉट गेटिंग ओवर द वे दे वांटेड टू बी, क्योंकि उस सोसाइटी में सारे स्टेक होल्डर्स होने चाहिए ना। सपोज जैसे जब कोल्ड वॉर था तो एक आयरन कर्टन था, जैसे विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि हमें पता ही नहीं है कि इसके उस पार, ईस्टर्न यूरोपियन के ईस्ट पार क्या हो रहा है, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं थी। एंड दैट्स व्हेन कोडैक बिकम्स सच अ, इट्स अ वेरी केस स्टडी। कोल्ड वॉर का एज अ कंपनी सबसे प्रॉफिट आफ्टर इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को हुआ था, वो कोडैक को हुआ था। इतने कैमरा बेचे उन्होंने हाई प्रोफाइल। Yes, किसको? अमेरिकन गवर्नमेंट को। उनकी मोनोपोली थी एंड देयर वर सो मेनी टॉक्स अबाउट की ब्रेकिंग द मोनोपोली ऑफ द कोडैक, क्योंकि मोनोपोली इज नेवर गुड फॉर कैपिटलिज्म, सो एज टू से फ्री मार्केट्स के लिए। बट आई एम लाइक हाँ कर देंगे, बट दे वर अलाउड टू डू, यू नो मुझे याद है 40,000 फीट से वो फोटोज लेते थे, फोटो लेते थे। 40,000 और पता है उसके लिए एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, नोबडी वुड बिलीव दिस, बट कोडैक के एक किसी सिटी में उन बेसमेंट में दे हैड अ न्यूक्लियर बॉम्ब। ओह अच्छा। Because they said that we don't know how a nuclear bomb looks like, so they had an active nuclear bomb in their basement to train their cameras कि उसकी फोटो कैसे। ये फोटो कैसे लेनी है उसकी? Would anybody believe that? Imagine US government is giving them a miniature version of a nuke just so that they can take pictures better, ताकि वो surveillance better कर पाए। एक अभी जो चल रहा है ग्लोबली, अब वापस हम जियोपॉलिटिक्स पे आते हैं, एज यू क्लैरिफाइड कि शायद ऐसी कोई सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती। Dialog.org है, हाँ। और उसमें एक डेटिंग ऐप भी है by the way, dating.dialog.org। जैसे चेक कर लेना, हाँ, है, चेक कर लेना। मे बी यू कैन आल्सो एंटर दैट सोसाइटी। नहीं, आपका बैंक बैलेंस आपके फोन नंबर से बड़ा होना चाहिए। तो ठीक है, एंड उसमें जीरोस पहले नहीं होने चाहिए। बोलो सर क्या करे, सारे जीरोस के बाद 9 है सर। 9 है सर, डेसिमल के बाद 0 है। तो अच्छा ये देखिए, एक जो बहुत मेजर शिफ्ट आया है जियोपॉलिटिक्स में, वो है द रिलेशनशिप बिटवीन यूएस एंड नेटो। एंड आई थिंक दिस वाज एन अलायंस, एवरीबडी वाज, मतलब एक ऐसा रिश्ता था जहां बुराइयां तो सब एक दूसरे की करते थे, पर ऑन द टेबल एवरीबडी वाज गुड विद ईच अदर। बिल्कुल। एंड सडनली नाउ हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प किसी के लिए भी कुछ भी बोलते हैं, स्पेन वाले के लिए कुछ बोल दिया, उसके बाद मेलोनी के लिए बोल दिया कि यार शी वांटेड, शी वाज डेस्परेट, पॉपुलर होना चाहती थी, शी वाज डेस्परेट टू हैव अ फोटो विद मी। एंड और एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने दिया, हाँ ग्रीनलैंड की बात हुई, इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने दिया कि you know, everybody, he's talking about nukes, and there are 8 nations who have nukes, but the only nation which has used a nuke is US. Yes. तो ये जो इनके बीच का रिश्ता अभी, इसको क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, and how do you think this will pan out in the future? ये यही है कि somebody will either try to wait Trump out, because Davos की एक समिट थी 2018 की, जिसमें when people met and they saw a guy like Trump coming to power, they were like, okay, maybe it's a one time phenomenon, who the fuck cares, ठीक है अमेरिकन लोग पागल है साले, किसको elect कर लिया। It's only when he came back for the second time, they were like, okay, this is what the Americans want. He really wants to destroy NATO, or is he just playing a bluff? So my calculation is he's literally just playing a bluff to get more money out of them. Buy more weapons. Yes, buy more weapons. Help my political donors. Oh, sorry, not donor. Help my Dost. Help my political दोस्त जो लॉकहीड मार्टिन है, जो बोइंग है, तो उनको हेल्प करो आप। तो these are very good coercive diplomacy measures. In fact, but आज रिपोर्ट भी आई है कि आई थिंक जर्मनी से US 50 US एयरक्राफ्ट्स हैव फ्लोन आउट, जो परमानेंटली स्टेशन होने थे वहाँ पे। प्लीज फैक्ट चेक, देखो मैंने कहीं चलते पढ़ा था। सो दिस शोज दैट नेटो का कुछ डिसमेंटलिंग इंटरेस्ट तो ऑफकोर्स हुआ है, बट दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट सो एज टू से फिजिकल मूव। ग्रीनलैंड की बात हो रही थी, बट अगर ग्रीनलैंड हो जाता अपने बहुत बड़ी। What about Keir Starmer, ये जो यूके के प्रेसिडेंट है, do you think that is also a part of this entire play? Because a lot of people are saying कि ट्रम्प की मर्जी थी कि उसको बाहर निकालना है, because he didn't agree कि यूके के बेसिस यूज हो वॉर के लिए, यार, and that's why people are saying स्पेन वाला अगला जाएगा। भाई मे बी बट जो मैंने स्टैमर पे पढ़ा था वो तो यही था कि मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज दैट पीटर मैंडलसन जो अमेरिका का उसने एम्बेसडर बनाया था, एंड ही बिकेम मतलब ही गॉट एक्सपोज्ड एक्सट्रीमली क्लोजली टू जेफरी एप्स्टीन। तो उसने यूएसए का एम्बेसडर वो बनाया जो एक्सट्रीमली अनपॉपुलर था। देवर चैटर की ये हो सकता है एप्स्टीन का दोस्त रहा हो, एंड बट ही स्टिल अलाउड हिम टू बिकम द एम्बेसडर। एक्सेप्ट वो चीज़ और पब्लिक होती है, जैसे एप्स्टीन फाइल खुल के आती हैं,
इतनी पब्लिक होती हैं कि दिस पीटर मैडिसन इज नोन टू लीक कॉन्फिडेंशियल डेटा ऑफ यूके ट्रेजरी to Epstein, which he passed on to a owner of a company in UAE called DNA. Okay. जो IPL में भी आई थिंक बहुत बड़ी प्लेयर है. आई थिंक जो उसका IPL का वो करती है डीनाटा DNA. अच्छा, मे बी आई एम मिक्सिंग टू ने. वो ट्रेजरी की कॉन्फिडेंशियल बातें लीक करता था जो एप्स्टीन पास करता था बड़े बिजनेसमैन को, एंड दे यूज दैट टू ब्लैकमेल यूके गवर्नमेंट. उसने जेमी डायमंड को भी बोला था कि जो बैंकर्स के कुछ बोनसेस थे वो यूके गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर उस पर कैप कर रही थी, एंड जेमी डायमंड को एप्स्टीन ने बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन पास्ड बाय दिस गाय पीटर मैडिसन कि आप सीधा कन्फ्रंटेशनल हो जाओ यूके के ट्रेजरर से, सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी से, कि हम इतने बॉन्ड्स बेच देंगे ब्रिटिश बॉन्ड्स की कि तुम्हारी करेंसी डिस्ट्रॉय कर देंगे. सो ही पास अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम जो उसके मतलब सेक्सुअल प्रेडेटरी हैबिट्स थे उसको वो वैलिडेट करता था, उसमें पार्टिसिपेट करता था. ये चीज़ें काफ़ी चैटर में थी और कुछ कुछ पब्लिक भी होने लग गई थी, एंड येट ही कॉन्टिन्यूड एंड ही वाज फर्स्ट ऑफ ऑल मेड द एम्बेसडर टू यूएसए एंड देन ही कॉन्टिन्यूड इट. इट कॉज अ लॉट ऑफ इरोजन इन पॉलिटिकल कैपिटल. इवन दो स्टैमर हैड बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके आफ्टर एंडिंग 14 ईयर ऑफ कॉन्स्टेंट लेबर रन. लेबर पार्टी वहां पे 14 साल से लगातार प्राइम मिनिस्टर बिठा रही थी, बट स्टैमर वाज लाइक कुड एंड दैट फॉर कंजर्वेटिव पार्टी, बट उसके वन आफ्टर द अदर ही केप्ट टेकिंग बैड डिसीजंस. क्योंकि अभी कोई भी जो है अपना टर्म पूरा नहीं कर पा रहा है यूके. अरे वहां तो दिस इज वेरी बैड एज अ सिचुएशन. गेम ऑफ थ्रोन्स की एक लाइन है व्हिच इज अबाउट 1990s इंडिया which caused a lot of controversy. Don't take my words for it, but this is like this. I'm quoting a line verbatim from Sacred Games. Sorry, not Game of Thrones. Sacred Games. कि भारत में प्रधानमंत्री ऐसे बदल रहे थे जैसे कच्चे. ओह 90s में हमारे देश में तो यही हो रहा था. हाँ, true. Think about it. Rajiv Gandhi 89. After that VP Singh. After that Chandrasekhar. After that PV Narasimha Rao completes a full term. Then IK Gujral. Then we had Devagowda. Then Atal Bihari Vajpayee. Then Atal Bihari Vajpayee again. So in technically 10 years हमारे यहाँ पे भी 9 प्राइम मिनिस्टर बनने थे, जिसमें एक टर्म PV नरसिम्हा राव का ही स्टेबिलिटी है, और वो हमारे को LPG रिफॉर्म्स देके चला गया, जिसकी वजह से सर मैं आई एम बोर्न इन 90s. माई पेरेंट्स कुड बिकम पार्ट ऑफ दैट मिडिल क्लास कि हम नाइकी जैसा ब्रांड सुने. सही कह रहे हो. हमारे घर में सोनी का टीवी आया, फ्लैट स्क्रीन वाला कलर टीवी. अदरवाइज जो आपकी जनरेशन मतलब मेरे पेरेंट्स की जनरेशन में आया या उनके कितना कम इकोनॉमिक प्रोग्रेस है. हमारे LPG रिफॉर्म्स थैंक्स टू मनमोहन सिंह, डॉक्टर लेट स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह के उस LPG रिफॉर्म से विद द विजन ऑफ PV नरसिम्हा राव हमारी इकोनॉमी वो खुल पाई. और उसको खुलने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था कि PV नरसिम्हा राव वॉज नॉट फोकस्ड ऑन हिज पॉलिटिकल सर्वाइवल. यूके एज अ कंट्री कोई भी सरकार आ रही वो अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल में ही बिजी है. एंड व्हेन दैट डज नॉट हैपन कि 90s हमारे लिए देखो कितना चैलेंजिंग था. सबसे पहले हम पे जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो सोशल इंस्टेबिलिटी आती है, क्योंकि लेट्स से आपको वोट जितवाने के लिए सोसाइटी को बांटना पड़ता है जो भी है. तो बाबरी मस्जिद का सीन हुआ था. बाबरी मस्जिद के बाद जो राइट्स हुए वो अलग था. फिर उसके बाद मंडल कमीशन, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई. मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंस वहाँ से भी आई कि भाई जो विद इन हिंदूज भी डिफरेंट कास्ट स्टार्टेड फाइटिंग. देन द मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट. आफ्टर दैट वी स्टार्टेड हैविंग हमने न्यूक्लियर मिशन ट्राई किए तो हम पे सैंक्शंस लग गए थे. और इस बीच में हमारा जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल दोस्त था USSR वो डिसइंटीग्रेट हो चुका था. तो इंटरनेशनल फ्रंट पे वी वर आइसोलेटेड. यूएस ने हमें सैंक्शन कर दिया. हमारा सबसे बड़ा दोस्त अपने आप स्ट्रगल कर रहा है. Internally, we have Babri Masjid, we have Mumbai bomb blast, and we have Mandal Commission. And economically, we were on having a balance of payment crisis. Security front पे we had no real players. And क्योंकि वो USA ने sanctions लगा दिए थे कि वो भी हमको economically बहुत bleed कर रहा था. मतलब international security पे, internal security पे, international relations पे, economy पे हर जगह हम struggle कर रहे थे. जब एक stable सरकार आती है उसके बाद वो LPG reforms के real बेनिफिट्स दिखते हैं, जिसके बाद वो शाइनिंग इंडिया का नारा दिया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा. ठीक है, ही लॉस्ट दैट इलेक्शन. बट द थिंग इज कि ये लव और हेट एनी पॉलिटिकल पार्टी. मेरी एक थ्योरी है कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इफ द लीडर इज ओनली फोकस ऑन हिज पॉलिटिकल सर्वाइवल, तो वो कभी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बना ही नहीं सकता. इट्स अ वेरी सिंपल फैक्ट. बट कहते हैं ना कि विवेक, एवरी पॉलिटिशियन इज एज गुड एज हिज नेक्स्ट इलेक्शन. ये भी बात है कि भाई अगर वो अगला इलेक्शन, एंड आई रिमेंबर दिस स्टेटमेंट कमिंग आउट ऑफ आई थिंक प्रणब मुखर्जी
व्हेन ही वाज द देन फाइनेंस मिनिस्टर, और उनका जब लास्ट बजट एक अगले इलेक्शन से पहले वो अनाउंस कर रहे थे तो उन्होंने पूरा फार्म लोन वेवर कर दिया था, 100% फार्म लोन वेवर किया था. आई डोंट रिमेंबर द ईयर, आई थिंक इट वाज 2009 था, आई थिंक, इफ आई एम नॉट, उसके बाद तो प्रेसिडेंट बन गए थे, उसके बाद तो फिर वो प्रेसिडेंट बन गए थे. तो एंड आई थिंक दैट स्टेटमेंट आई हर्ड फ्रॉम हिम क्योंकि इतना बड़ा बजट पे ड्रेन था, बट द इलेक्शंस वर ऑन द हेड एंड दे वांटेड टू विन. सो ऐसे जो रिफॉर्म्स भी कुछ हुए हैं जिन्होंने ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत बड़ा डेंट किया. फॉर एग्जांपल एक जो क्रूड ऑयल के बॉन्ड्स थे वो एक चीज़ था जिसको भरते भरते टाइम लगा. तो डेफिनेटली पीपल समटाइम्स पुश द रग थिंग अंडर द कार्पेट एंड से कि चलो अभी एक बार के लिए तो घर साफ कर देते हैं ताकि ओल्ड पेंशन स्कीम भी तो वही है सर. हाँ, ओल्ड पेंशन स्कीम. शेखर गुप्ता, लाइक हाईली रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट, आई फॉलो हिम अ लॉट. तो उन्होंने ये बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था कि एक ओल्ड पेंशन स्कीम एक तरीके से आप अपनी फ्यूचर जनरेशन से पैसा उधार ले रहे हो. क्योंकि अभी न्यू पेंशन स्कीम में क्या है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है कि मेरी कुछ सैलरी है, मेरी सैलरी में से कुछ परसेंटेज कटेगा और उसको गवर्नमेंट मैच करेगी एंड दैट विल बी इन्वेस्टेड, इट विल कंपाउंड एंड आफ्टर लेट्स से 30 years ऑफ माई सर्विस आई विल गेट दैट मनी बैक. तो इन अ वे कि मेरा जो पैसा आज ही डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो गया है, आज ही वो इन्वेस्ट होना शुरू हो गया है एंड 30 साल बाद मेरे को उसका रिजल्ट मिलेगा कंपाउंडिंग से. ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, आप पे नहीं जा रहा 1 रुपया, सरकार भी नहीं दे रही कुछ. 30 साल बाद सडनली 30 साल के बजट में से आफ्टर 38 बजट उसमें से पैसा एलोकेट होगा आपके लिए. सो टेक्निकली आपकी पेंशन अगली जनरेशन ने पे करी. यू बोरोड मनी फॉर योर पेंशन फ्रॉम द कमिंग जनरेशन. तो उस हिसाब से देखा जाए ओल्ड पेंशन स्कीम पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए बहुत कितना बढ़िया. अभी मैंने बोल दिया, मैं कितने लोग चढ़ जाएंगे, हाउ डेयर यू, ये सब, बट जस्ट फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ओल्ड पेंशन स्कीम इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर्स. बट गवर्नमेंट्स डू इट एंड देन जब वो जीत जाते हैं, जैसे हिमाचल में जीते, उन्होंने खुद मना कर दिया ना कि नहीं दे पाएंगे ओल्ड पेंशन स्कीम. बिकॉज व्हेन यू लुक एट द नंबर्स, अरे रैली में तो कुछ भी प्रॉमिस कर दो आप. रैली में तो शायद मोदी जी ने भी कह दिया था कि 15 लाख आएंगे हर किसी खाते में. इट्स ओनली व्हेन द रेटोरिक डाइज, आप बैठते हो उस कुर्सी पे और फिर आते हैं साहब अच्छा व्हेन द P&L comes to you. हाँ जी हाँ जी हाँ कि सर ये है, ये देश की स्थिति है, कहाँ से दे रहे हो 15 लाख बताना एक बार आप. तो वही है, वो रेनेक करे उस प्रॉमिस पे. तो मैं आपको पेंशन का मेरा अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ. पेंशन 2 तरह की होती हैं, एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन होती है और एक डिफाइंड बेनिफिट होती है. एंड दिस इज ग्लोबली एवरीवेयर इट हैपेंस. I have a lot of clients who are from NHS, National Health Security in UK. Okay. And they also get partially defined contribution and defined benefit. Right. Defined contribution का मतलब होता है कि जैसे NPS की आपने बात करी, it's a defined contribution. Right. कि हमें नहीं पता आउटकम क्या निकलेगा, हम सरकार भी पैसा देगी, हम भी एम्प्लॉयर भी पैसा देगा और आप भी पैसा दोगे. मिल मिला के एक लंबे समय में आप निवेश करोगे, ठीक ठाक निवेश करोगे, आप ही डिसाइड करोगे, हम आपको फ्रेमवर्क दे देंगे और उसके बेसिस पे जो आउटकम आएगा उसका आप जो है बेनिफिट्स रिसीव करोगे. एंड बट द अदर वन विच यू टॉक्ड अबाउट विच इज ओल्ड पेंशन स्कीम इज नोन एज द डिफाइंड बेनिफिट स्कीम. कि इसमें कंट्रीब्यूशन डिफाइंड नहीं है, इसमें बेनिफिट डिफाइंड है. ये मिलेगा ही मिलेगा, ये मिलेगा ही मिलेगा. आप जो है अधिकारिक हो चुके हो इसको. एंड defined benefit schemes were made for people because they were working under harsh conditions, difficult conditions, and they were not having that kind of incentive. हाँ, मतलब wherewithal to invest properly the defined contribution plan. और इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, यूएस में भी करते हैं, अभी भी करते हैं, 401 के जिसे कहा जाता है. तो करवा भी देते हैं ना, जबरदस्ती स्पेसेस में करवा दिए इन्वेस्ट. नहीं, बट वहाँ चॉइस है, इवन यूके में चॉइस है कि आप कितना पैसा किधर डालना चाहते हो. एंड पीपल डू एंड अप मेकिंग सम मिस्टेक्स देयर, लॉन्ग टर्म मिस्टेक्स. एंड ऐसी एक मिस्टेक मैं आपको बताता हूँ हुई थी जब बहुत सारे लोगों ने, जैसे बबल आज है, आप कहते हो कि ये स्टॉक भाग गया, ये स्टॉक भाग गया, ये स्टॉक भाग गया. टाइम था 2000 में, देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड एनरॉन. हाँ, क्या स्कैंडल था यार एनरॉन. तो फॉर एवरीबडी वाचिंग दिस पॉडकास्ट, आप प्लीज एक डॉक्यूमेंट्री मूवी देखिएगा, द बेस्ट गाइज इन द रूम करके है. इट वाज ऑन अ बुक एंड इट इज अबाउट द राइज एंड फॉल ऑफ एनरॉन. एंड यू वोंट बिलीव एट दैट टाइम people had invested all their 401k savings in one company. Yeah. तो एनरॉन खत्म हुई, उसके बाद वर्ल्डकॉम खत्म हुई, 2 कंपनीज एकदम बस्ट हो गई थी. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हु डोंट नो हाउ टू इन्वेस्ट, उनके लिए ठीक रहता है. और डेफिनेटली हमारे जो ट्रेजरी है उस पर उसका इम्पैक्ट आता है. एंड दैट्स व्हाई आई थिंक गवर्नमेंट ऑफर्ड एवरीवन टू मूव फ्रॉम OPS टू NPS. बट लॉट ऑफ पीपल हैव शायद नॉट चोजन टू मूव दैट. लेट्स सी वो अभी क्या आता है. पर एक चाणक्य ने बहुत अच्छी बात बोली थी 2300 साल पहले. ये जो 8th पे कमीशन की अभी बात हो रही है, तो पहला पे कमीशन जिंदगी में अगर किसी ने बनाया था तो वो चाणक्य ने बनाया था. अच्छा. हाँ, तो चाणक्य ने 2 चीज़ें कही थी. पहली चीज़ उन्होंने कही थी कि एक राजा का धर्म है कि वो अपनी जो प्रजा है उसको खुश रखे और लोगों को इतना वेतन दे कि ना वो भ्रष्ट बने ना वो असंतुष्ट बने.
वेरी सिंपल, ना भ्रष्ट, यू शुड नॉट प्रमोट करप्शन, उसके पास इतना कम ना हो कि करप्शन हो, एंड सेकंड असंतुष्ट, मतलब दे शुड बी नॉट बी अनहैप्पी। अब ठीक है, ऐसा कर दोगे तो कुछ भी हो सकता है। तो हाउएवर अंडर सच सर्कमस्टेंसेस द स्टेट शुड नॉट स्पेंड अपने कोष का, यानी कि अपने इनकम का 25% से ज्यादा इन बेनिफिट्स पे नहीं देना चाहिए, जो हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ वो नंबर इस टाइम पे थोड़ा सा डबल है। हाँ, मतलब 45-46% है इफ यू ऐड द आर्मी में पेंशन। 52 है, हाँ। 25 का जस्ट उल्टा है। तो आप सोचिए कि अगर हम हमारे, और इस दुनिया में कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि कौटिल्य जितना जो राज्य को संभालने का एक्सपीरियंस या जो था वो उनके जितना किसी, आज भी अर्थशास्त्र उनके हम पढ़ते Right, हैं sir. टू लर्न अबाउट फाइनेंस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ समबडी इज लिसनिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, बोथ थिंग्स हैव टू बी मैनेज्ड। हमें लोगों को खुश भी रखना है ताकि वो भ्रष्ट ना हो, असंतुष्ट ना हो, और साथ साथ रेवेन्यू का 25% से ज्यादा आपका नहीं जाना Pension में चाहिए, जाना चाहिए। इन True, चीजों में very नहीं जाना true, sir. चाहिए। तो कमिंग बैक, कुछ हमने अच्छी बातें कर ली। अब आते हैं हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। आई नो द पॉडकास्ट इज गोइंग लॉन्ग, बट आई थिंक मुझे जो बहुत इंजॉयमेंट हो रही है, और आई थिंक ये वन ऑफ माई एपिसोड होगा जो शायद 1.5 घंटा 2 घंटा क्रॉस करेगा, बट आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी आर लर्निंग एंड नोइंग राइट नाउ। अब हम आते हैं प्रेजेंट सिचुएशन पे, ठीक है। और प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि यूएस के ऊपर एक्सट्रीम डेट है, और $39 ट्रिलियन के आसपास का डेट है। बहुत बड़ा जो उनका पोर्शन है वो इंटरेस्ट सर्विस करने में जा रहा है। पर फिर भी क्यों सारी कंट्रीज यूएस को एक AAA+ रेटिंग देती है? जब हम इंडिया का डेट देखते हैं, डेट टू जीडीपी देखते हैं, वर्सेस यूएस का देखते हैं, वर्सेस जापान का देखते हैं, जापान का डेट टू जीडीपी 250% के आसपास है, यूएस का भी 125-150% के आसपास है। वो इतना बड़ा नंबर हो चुका है कि वॉरेन बफेट ने अपने सारे पैसे निकाल लिए, बोले यार ये इंडिकेटर जम रहा नहीं है मेरे को, हाँ मेरे को नहीं जम रहा है इंडिकेटर। और भारत अभी भी 80% पे है, मतलब विच वुड बी वन ऑफ द लोएस्ट इन एन इमर्जिंग मार्केट्स काइंड ऑफ सिनेरियो। Why do you think still rating agencies are giving AAA+ ratings to US government? जबकि बाहर वाली कंट्रीज में परेशानी है, वो अपनी ट्रेजरी से पैसा खींच रहे हैं, जापान खींच रहा है, सऊदी कह रहा है मैं आगे से नहीं डालूंगा। What do you think is working there and how will they solve this problem? It's that कि probably everybody believes कि कोई हो ना हो, जैसे कहते हैं ना भाई नहीं डूबेंगे, सलमान भाई, कि कितना भी लाइफ में प्रॉब्लम आ तो जाए। ये टाइटैनिक है बेसिकली। मतलब टाइटैनिक तो डूबी थी सर। हाँ, नहीं टाइटैनिक जब बनी थी तो लगा था किसी को डूबेगी नहीं। हाँ, तो यूएस इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है कि अगर आप उनकी पिछली 100 साल की हिस्ट्री निकाल के देखो, कोई डूबा हो या डूबा ना हो, भाई यूएस से नहीं डूबेगा इन द लॉन्ग टर्म। और उसके ना डूबने का बेस्ट इंडिकेटर क्या है? डॉलर इज अ रिजर्व करेंसी। और आपको कभी लगता है डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी हिल सकती है? नॉट इन माई लाइफ, क्योंकि वेल्थ ऑफ नेशंस कहती है कि हर 80 से 100 साल के बीच में एक साइकिल चेंज होता है। बिल्कुल होता है, एंड वो साइकिल कंप्लीट हो गया है। एंड अगर हम देखें इंडिकेटर्स भी हैं कि भाई इंडिया का रशिया के साथ रशियन रूबल एग्रीमेंट है, सऊदी अरेबिया ऑल्सो started speculating accepting payments apart from dollars. China का huge chunk of foreign trade started happening in their yuan only. And there's a whole framework कि BRICS currency आ सकती है. And if you see कि I think 90s में it was nearly 76% of the global reserve currency. आज भी 56% है, ठीक है। For the first time gold has gone above US treasury bonds as the biggest global reserve for central banks. Oh, okay. Yeah. And तो उस तरीके से all indicators कि यार de-dollarization is already happening. But I have full faith in the, if I can say it, motherfuckery of USA कि वो फिर कुछ ऐसा काम करेंगे, कुछ कांड करेंगे कि जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म किया था, nobody trusted USA, yet they played such a trick कि you had to buy US dollars. Love them or hate them, you need their dollars. And that's how they were able to come out as the biggest currency in the world. क्योंकि पेट्रो डॉलर्स इन्वेंट हो गए थे। अब वो सेम चीज करेंगे क्रिप्टो के साथ। ओह अच्छा। जिससे यूएस डॉलर की एक परपेचुअल डिमांड बनी रहेगी। हाउ एल्स डू यू मेक अ करेंसी एज अ ग्लोबल रिजर्व करेंसी कि सबको आपकी रिक्वायरमेंट है। सही कह रहे हैं। अमेरिका के पास सबसे बड़ी मार्केट है। कोई भी देश अगर उठ रहा है, वो अमेरिका को कुछ बेच रहा है, या तो सॉफ्टवेयर है या कमोडिटी है या बेचना चाहता है, सबसे बड़ी मार्केट यूएस से है। अगर आप यूएस का ट्रेड कर रहे हो, आपको डॉलर में ट्रेड करना पड़ेगा। दैट इज वन वे। ऑफ कोर्स चाइना बिकम्स अ वेरी गुड कॉम्पिटिटर कि भाई चाइना भी तो बड़ी मार्केट है, इंडिया, नाइजीरिया, दे आर इमर्जिंग इकोनॉमीज। बट हाउ अबाउट आई क्रिएट सच अ सिस्टम इन विच वेदर यू ट्रेड विद यूएसए और नॉट, you trade via US dollars, which was kind of what crude oil did. Now उसमें crypto angle कैसे आएगा? Crypto angle ऐसे आएगा कि Americans have done something that it is so genius and clear
that it might be just called Genius Act and Clarity Act, अच्छा, ओके. which is the name of the act they passed. मैं पहले Genius Act समझाता हूँ. Genius Act में ट्रम्प साहब ने बोला कि कोई भी कंपनी जो स्टेबल कॉइन्स मिंट करेगी बेस्ड इन यूएसए हैज़ टू हैव अ 1:1 रेशियो विद यूएस डॉलर्स. ओके, एंड आपने जितने भी स्टेबल कॉइन्स मिंट किए उतने आपको हाई क्वालिटी लिक्विड एसिड्स मेंटेन करने पड़ेंगे. अब नाउ टू ब्रेक इट डाउन, ब्रेक इट डाउन में ये है कि सपोजली यू हैव 100 स्टेबल कॉइन्स मिंटेड. इसका मतलब आपको वो $100 के बराबर है. 1:1 पैकिंग है. 100 स्टेबल कॉइन्स इज इक्वल टू $100. ठीक है. एंड इन 100 स्टेबल कॉइन्स को मिंट करने के लिए आपको $100 वर्थ के हाई क्वालिटी लिक्विड एसिड्स रखने हैं, विच विल बी यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स एंड ऑल्सो गोल्ड नाउ. समझ गया. Which is also in US dollars. यस. तो अब आपने क्या कर दिया, आपने अब एक जीनियस फ्रेमवर्क बना दिया जिसमें स्टेबल कॉइन्स 1:1 पैक्ड है और वो इतने ही मिंट कर सकते हो जितने आप पे यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं. ओके, दैट इज स्टेप 1, जीनियस एक्ट. नाउ कम्स क्लैरिटी एक्ट. क्लैरिटी एक्ट में ये बोल दिया गया है कि वो भी पास नहीं हुई है, ठीक है, जीनियस एक्ट साइन हो गई थी लास्ट ईयर, कि आप कोई भी कॉर्पोरेट हो आप स्टेबल कॉइन्स मिंट कर सकते हो. ठीक है, एप्पल के स्टेबल कॉइन्स आ जाएंगे, अमेजन के आ जाएंगे, ठीक है, स्टारबक्स के आ जाएंगे. अब रीड क्लैरिटी एक्ट विद जीनियस एक्ट. अगर एप्पल ने अपने स्टेबल कॉइन्स निकालने स्टार्ट कर दिए तो एज पर जीनियस एक्ट एक एप्पल कॉइन इज इक्वल टू $1 एंड टू मिंट 1 एप्पल स्टेबल कॉइन दे हैव टू बाय $1 वर्थ ऑफ यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स. तो जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी बड़ी यूएस कॉर्पोरेट्स हैं अपने स्टेबल कॉइन्स निकालेंगी, वो उतने अमाउंट के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदती जाएंगी. पर आज जो इनकी ट्रेजरीज हैं, जैसे एप्पल हैज अ ट्रेजरी ऑफ ऑलमोस्ट $170 बिलियन, वो भी तो यूएस ट्रेजरी में ही होगी. यस, बट हाउ मच ऑफ दैट इज वर्थ देयर एक्चुअली एम कैप. उनके रेवेन्यू का कितना बड़ा पार्ट है. Now that's where the retailers will come in. People like us who will fund it all. कि अभी मेरे को सपोजिटली परचेज करना है, आपने ये चाय मंगाई, ठीक है, आपने लेट्स से अपने अमेजन के कार्ड से पे किया. ओके, आपका क्या हिसाब था कि अमेजन का क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा, अल्टीमेटली आपके बैंक से पैसे कटेंगे और वो बैंक के थ्रू पैसे अमेजन को चले गए और आपका अपनी ही करेंसी में ट्रांजेक्शन हो गया. इट्स द सेम थिंग. But what if Amazon comes up to you and say कि dude, instead of routing it through your bank service, आप मेरे को महीने की स्टार्टिंग में ही $1 लाख दे दो. ठीक है, $1 लाख के बदले या फिर $1 लाख, टेक वट एवर करेंसी वांट टू टेक, मैं आपको उतने स्टेबल कॉइन्स दे दूंगी. ठीक है, बिकॉज एज पर क्लैरिटी एक्ट आई एम नाउ अलाउड टू इशू स्टेबल कॉइन्स. ठीक है. Okay. अब 1 लाख स्टेबल कॉइन आपने खरीद लिया, मतलब आपने $1 लाख $US के करीब ही सामान खरीद लिया, जिसके 1 लाख के ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीद लिए. तो यूएसए का एज अ रिटेल इन्वेस्टर संजय कथूरिया 1 लाख ट्रेजरी बॉन्ड्स इनडायरेक्टली खरीद चुका है. वो आइडियल सिचुएशन में संजय कथूरिया कभी यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स नहीं खरीदता. तो ये पास बाय मैकेनिज्म बन यस, कि वाया दीज कॉर्पोरेट्स आप यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स के परचेजर हो गए हो. Wow. आप यूएस गवर्नमेंट के क्रेडिटर बन गए हो. वाओ. अब आप कहोगे मैं क्यों करूंगा, मेरे पास अभी जो सिस्टम बना हुआ है मैं इजीली उसमें ही चला लूंगा गेम, मैं क्यों शिफ्ट करूंगा क्रिप्टो में. वेल बिकॉज सर इसमें आपको 0.5% कैशबैक मिल रहा है, इसमें आपको टैक्स रिबेट मिल रहे हैं, माउस ट्रैप. एंड ये सडनली ज्यादा लुक्रेटिव है. क्रेडिट की तरह इसका एक कसिनो का यूजर इंटरफेस बन गया है. आपको कैशबैक मिल रहा है एंड सम अदर थिंग दे विल. श्योर, मतलब माउस ट्रैप है. Yes. सिंपल सी बात है. मतलब इट विल बी मोर लुक्रेटिव टू डू इट. अब आप कहोगे चलो मेरे को तो समझ आ गया, मेरे को 0.5% का 2% कैशबैक का लालच देके मेरे को फंसा लेंगे इसमें. ठीक है, जिससे मैं एक परपेचुअल कंज्यूमर बन जाऊंगा यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स का. यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ जाएगी. बट इन सब के बीच में, मतलब मेरे और यूएस गवर्नमेंट के बीच में, ये कॉर्पोरेट भी तो है अमेरिका की, ये क्यों खरीदेगी, इसको तो 2% कैशबैक भी देना पड़ेगा. बिकॉज जब इसने स्टेबल कॉइन्स निकाले, उसने ट्रेजरी बॉन्ड्स लिए, इसने आपके पैसे से ट्रेजरी बॉन्ड खरीदे जिसपे उसे 4% रिटर्न बन रहा है. 2% आपको दे दिया, 2 में ना दे वो. दिया. इसका भी विन विन. इसका दूसरा फायदा, आपने आज जितनी शॉपिंग करी उतने का आपने पैसे दे दिए. ओके, बट अगर आपने स्टेबल कॉइन्स के थ्रू किया, ठीक है, आपने महीने की 1 तारीख में ही, आपकी तनख्वाही प्रॉफिट है जो भी है, आपने 1 तारीख में ही 1 साल वर्थ के स्टेबल कॉइन्स या 1 महीने वर्थ के स्टेबल कॉइन्स ले लिए. एडवांस रेवेन्यू आ गया. यस, एंड वो रेवेन्यू जरूरी नहीं हर बार कन्वर्ट भी हो सेल्स में. जैसे स्टारबक्स के गिफ्ट कार्ड हैं. हाँ. इट इज एस्टिमेटेड स्टारबक्स हैज नियरली gift cards of nearly $1 billion unclaimed. That's $1 billion worth of revenue just sitting in your pocket, which is not exchanged for anything ever. And that is because आपको हो सकता है 10 ड्रिंक के बाद एक आधे ड्रिंक फ्री मिल जाएगी. Exactly.
क्या छोटा सा लालच है, बट आप कहें हाँ Mouse trap. सबको लगता है सिर्फ डेटा कलेक्ट करने के लिए है। भाई डेटा तो है ही, बट उससे ऊपर गेम जा चुका है। तो इनडायरेक्टली जीनियस एक्ट और क्लैरिटी एक्ट से यूएस गवर्नमेंट ने अपने ट्रेजरी बॉन्ड्स की एक रिटेल डिमांड क्रिएट कर दी। जैसे स्टेबल कॉइन्स पॉपुलर होंगे थैंक्स टू स्मार्टफोन्स एंड ऑल, ठीक है ना, आपको बेटर कैशबैक मिल रहा है, आपको बेटर पेमेंट स्ट्रक्चर मिल रहा है, आपके लिए पेमेंट ज़्यादा क्वर्की है, आपके लिए फन है, इट्स मार्केटेड बेटर। तो आप ये कह रहे हो कि फॉर एग्जाम्पल टुडे $9 trillion वर्थ ऑफ यूएस ट्रेजरीज हेल्ड बाय एक्सटर्नल कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल जापान, चाइना, Yes. इंडिया, रशिया, रशिया तो नहीं है शायद, बट नाउ दिस $9 trillion विल बी रिप्लेस्ड बाय यू एंड मी यस, With a smaller क्रॉस amount. रिटेलर्स। अब मेरे को हमेशा एप्पल के प्रोडक्ट्स तो खरीदने हैं, मेरे को चाहे अपने इंस्टाग्राम के ब्लू टिक के लिए पे करना है, भाई मैं तो ओपनली एक्सेप्ट करता हूँ, भाई मेरा पेड है। मैं साहब का वो रेडिट पे रेयर एग्जांपल है कि एक सचिन तेंदुलकर वेरीफाइड है, एक साहब वेरीफाइड है रेडिट पे, ठीक है, और है। माड़ा फ्लेक्स मार दिया भाई। तो मतलब आपको वो खरीदना है, आपको लेट्स से जूते खरीदने हैं, अब वो कुछ आपको जो भी शॉपिंग करनी है आप सब कुछ उससे करो, कैश तो करें नहीं आज की डेट में, या तो क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर रहे हो या फिर आप यूपीआई कर रहे हो, सब कुछ फोन से ही चल रहा है ना, एंड यू जस्ट कन्वर्ट दैट वाया कि भाई इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस इन योर हार्ड करेंसी मैं आपको स्टेबल कॉइन्स दे रहा हूँ, सो यू मेक स्टेबल कॉइन्स पॉपुलर, इनडायरेक्टली यू क्रिएट पॉपुलर डिमांड फॉर ट्रेजरी बॉन्ड्स। यूएसए का जो सारा डेट है वो रिटेलर्स पे शिफ्ट हो गया वाया क्रिप्टो क्लाउड। तो एक परपेचुअल डिमांड बन गई ना, आप खर्चा तो करना रोकोगे नहीं, परपेचुअल डिमांड स्टेबल कॉइन्स की बनी, जिससे इनडायरेक्टली ट्रेजरी बॉन्ड्स की बनी। लो जी, रह गया रिजर्व करेंसी। हाउ डू यू मेक अ करेंसी रिजर्व करेंसी? बाय क्रिएटिंग अ परपेचुअल डिमांड। लव देम और हेट देम, जब सबसे बड़ी कॉर्पोरेट की अमेरिकन है, सबसे ज्यादा मेरे को सप्लाई वर्थ यूटिलिटी का वहीं से मिल रहा है, एंड ये मॉडल फिर रेप्लिकेट करेंगे बाकी कंपनीज भी। जर्मन कार खरीदनी है, जर्मन गवर्नमेंट भी अपने स्टेबल कॉइन्स लेगी, अल्टीमेटली दे जस्ट फॉलो। टोयोटा गाड़ी खरीदनी है, जापान भी लेगा स्टेबल कॉइन्स। नाउ ये तो एक गेम हो गया जिससे यूएस के स्टेबल कॉइन्स हो गए पॉपुलर, ठीक है, ट्रेजरी बॉन्ड्स पॉपुलर हो गए, उससे यूएसए का डेट अक्रॉस रिटेलर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। चलो थैंक गॉड हम बन गए रिजर्व करेंसी एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 जनरेशन, और उसके बाद कुछ और कर देंगे साले। अब इसमें इनका और बड़ा फायदा क्या है कि अब तो डेट तो अभी भी है, क्योंकि अल्टीमेटली तो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। यूएसए की सबसे बड़ी हेडेक उसका डेट ही तो है। डेट को पे करने की तो तरीका होता है हमारी आम जिंदगी कि भी हम पे 100 रुपये कर्जा है, हम धीरे धीरे कमाएंगे, सैलरी में से छोटे छोटे काटेंगे, मैं भरवाएंगे, ठीक है, वो सोचेंगे भगवान करे उसमें टैक्स रिबेट मिल जाए, है ना, कई विंडफॉल आ जाए कुछ। हाँ, बट यूएस की मेंटो जिंदगी, तो यूएस क्या करेगा यार, 100 रुपये की वैल्यू गिरा देते हैं ना, करेंसी को डीवैल्यू कर देते हैं ना भाई। क्या था प्लाजा अकॉर्ड्स में, यही तो क्या था 1934 के गोल्ड रिजर्व एक्ट में। 1934 में मुकर गए थे। नहीं वो गोल्ड स्टैंडर्ड 1973 में खत्म होता है। 1934 गोल्ड रिजर्व एक्ट वाज कि उस वक्त यूएस में ग्लोबली यूएस डॉलर गोल्ड का रेट था करीब $25 पर आउंस। तो लेट्स से गोल्ड रिजर्व एक्ट साइन होने से पहले आपके पास 1 आउंस सोना है, मेरे पास $25 है, हम दोनों टेक्निकली सेम है ना, क्योंकि एक गोल्ड की वैल्यूएशन $25 पर आउंस है, एंड वो मार्केट फ्लोटेड नहीं था, वो पेग्ड था। ओके, अब गोल्ड रिजर्व एक्ट आता है, वो कहते हैं कि यू नो व्हाट, फक इट, आज से गोल्ड का रेट $31 पर, आपके पास $1 आउंस सोना था, आपकी नेटवर्थ $25 से सडनली $31 हो गई, एक सिग्नेचर से। मेरे पास सिर्फ $25 थे, मैं उससे अब 1 आउंस सोना नहीं खरीद सकता, मेरी परचेजिंग कैपेसिटी कम हो गई, डॉलर कमजोर हो गया, डी वैल्यू हो गया विद जस्ट 1 सिग्नेचर। यही हुआ गोल्ड स्टैंडर्ड पे जब उन्होंने वो एंड किया। What stops them from having it again? And they will do it again. How? जो जीनियस एक्ट मैंने बताई थी, रोपिंग दैट बैक, अभी 1:1 पैकिंग है, ठीक है, 1:1 पैकिंग किस दिन 10:1 हो जाएगी आपको पता चलेगा। और आप कहते हो नहीं यहाँ से थोड़ी कर सकते हैं, भाई क्या हुआ था 1934 में, कर सकते हैं। आई थिंक वो तो कंटेस्ट किसी को होना ही नहीं चाहिए। बस यूएसए विल डू इट बिकॉज दे हैव डन इट। क्यों मुकर गए थे गोल्ड स्टैंडर्ड से? एवरी 50 years दे विल डू समथिंग लाइक दिस टू सर्वाइव। डॉलर डिवैल्यू होगा, होने दो ना, $40 ट्रिलियन का डाटा, हाँ ठीक है, बट करेंसी इतनी डिवैल्यू की वो इफेक्टिवली $20 ट्रिलियन का रह गया। व्हाट इज लाइफ, पोस्टपोनिंग डेथ, बस। एंड उस पर भी बड़ी सेक्सी चीज करेंगे ये जो स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बना रहे हैं, क्योंकि इन सब चीजों में जब स्टेबल कॉइन्स बढ़ रहे हैं, क्रिप्टो भी बढ़ेगा। अब अमेरिका को हर तरीके से विन चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ मेरा डॉलर वीक हो गया, मेरा कर्जा मैनेजेबल हो गया और मेरे करेंसी रिजर्व कॉइन रिजर्व करेंसी बन गई, नो, मेरे लिए ये डोंट बेनिफिट इनफ नहीं है। मेरे को
जो क्रिप्टो करेंसी का बूम आएगा, थैंक्स टू एज दीज थिंग्स विल बिकम कॉमन, क्योंकि स्टेबल कॉइन्स पॉपुलर होगा तो फिर ये करेंसीज पॉपुलर होंगी, क्रिप्टो करेंसी पॉपुलर होगी। मेरे को उसमें भी विंडफॉल चाहिए। हाउ? हम बना रहे हैं एक स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व। जैसे देशों के पास क्रूड ऑयल का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व होता है। यूएस गवर्नमेंट, ट्रम्प का ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जो अभी आई डोंट नो इफ इट हैज कम टू लाइट और ये उनका, हाँ इट इज देयर, इट्स फंक्शनल, स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व होगा, जस्ट लाइक स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। कितने होने चाहिए? टारगेट है 2029 तक उसमें 1 मिलियन बिटकॉइन होने चाहिए। ओके, यह है लूमिन्स एक्ट। अभी ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से सिर्फ स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाया है। लूमिन्स एक्ट प्रपोज करती है, जो भी साइन नहीं हुई है, कि 2029 तक इसमें 1 मिलियन बिटकॉइन हो जानी चाहिए। ठीक है, अब आप कहोगे यार 1 मिलियन बिटकॉइन को खरीदने के लिए यूएस गवर्नमेंट को टैक्स पेयर की मनी यूज़ करनी पड़ेगी, तो एसेंशली यूएस गवर्नमेंट टैक्स पेयर मनी से क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रही है, ये तो बहुत गलत है। तो कहिए नो 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 नो, हम टैक्स पेयर मनी यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, हम क्या यूज़ कर रहे हैं? फिर उसका फंड कहाँ से आ रहा है? लिटरली चोरी से। लूमिन्स एक्ट प्रपोजेस कि हम कन्फिस्केशन और सीजर से जो बिटकॉइन आएंगे वो स्ट्रैटेजिक रिजर्व में डालेंगे। कन्फिस्केशन और सीजर होगा कहाँ से? जैसे अभी 3 केस पकड़े थे उन्होंने। somebody was doing black marketing, somebody was running a southern silk route जहाँ पे वो स्मगलिंग करता था, he had some bitcoin, ऐसे करके 3 बड़े केसेस से they have accumulated nearly 3,75,000 बिटकॉइन। बट ये तो छोटी बात है। इट इज़ रूमर्ड वेनेजुएला के पास 6 लाख बिटकॉइन थे, एंड दे हैव टेकन इट। वाओ। In fact, Iran के पास, nothing is confirmed, but unofficial reports they have 3 lakh Bitcoin. और Scott Bessent, if I am not wrong, जो US Treasury है, उसकी स्टेटमेंट थी विल बी टेकिंग दिस। तो ये है लिटरल चोरी, जिससे वो फंड विद सीना चोरी वो अपना स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाएंगे चोरी से, उसमें 1 मिलियन BTC रखेंगे, एंड उसकी वैल्यूएशन पंप करने के लिए वो चाहेंगे ना बिटकॉइन की वैल्यूएशन पंप हुए। आफ्टर ऑल बिटकॉइन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इट इज सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है कि वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर है। हाँ, इट कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। बट जब 21 मिलियन बिटकॉइन की टोटल सर्कुलेशन माइनिंग से बनेगी, 1 मिलियन यूएस सरकार ही रख लेगी, जो वो बढ़ा भी सकते हैं, तो भाई कितनी बड़ी परसेंटेज होल्डर हो? 5%, 6% तो यूएस गवर्नमेंट का ही हो गया। डोंट थिंक दे कैन मैनिपुलेट द मार्केट्स विद दैट, एंड वो अपने बेनिफिट के लिए मैनिपुलेट नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? पहले जब क्रिप्टो क्लाउड में सारा डेट शिफ्ट कर दिया, तब तक वो क्या करेंगे? स्टेबल की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, क्रिप्टो की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। जब सब लेके बैठे हुए हैं क्रिप्टो, ठीक है, मेरे पास भाई 1 लाख आ गए स्टेबल कॉइन्स, मैं $1 लाख वर्थ का सामान खरीद सकता हूँ, उसी वक्त वो रेशियो कर देंगे 10:1 कि फक इट, 1 लाख स्टेबल कॉइन्स विल नाउ ओनली बाय गुड्स वर्थ $10,000। आपकी परचेजिंग कैपेसिटी 90% कम हो गई। बिटकॉइन क्रैश। बट तब तक उसको प्रॉपर पंप करेंगे, एंड दैट्स व्हाई मैं एटलीस्ट इन द लेट्स से कमिंग 3 years 4 years मैं BTC पे बुलिश हूं, कि मेरे को इनकी इंटेंशन दिख रही है। एंड माय बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज की जो भाई सबसे पावरफुल आदमी है ना, उसी को पिगीबैक करो, तो उसी को पकड़ो। इनकी हरकतों से मुझे दिख रहा है कि ये हरामजादे क्या करना चाहते हैं, ये बिटकॉइन को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, पकड़ो। छोटे मोटे टाइम में हो सकता है नीचे आएगा, पर दूसरा क्या करना चाहते हैं? गोल्ड बढ़ाना चाहते हैं ये। बिकॉज वो जो हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स है, गेस व्हाट, यूएस हैज नाउ अलाउड गोल्ड आल्सो टू बी इन दैट। फॉर द फर्स्ट टाइम सेंट्रल बैंक्स में US डॉलर से ज्यादा डिनोमिनेशन फॉरेन रिजर्व करेंसी की गोल्ड है। फॉरेन करेंसी में जो फॉरेक्स रिजर्व है सेंट्रल बैंक्स की, एज पर यूनिवर्सल सेंट्रल बैंक का आई थिंक 21 जून का स्टेटमेंट है, क्या है उसमें 21% है, 22% इज डॉलर, 27% इज गोल्ड। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस ब्रिटेन गोल्ड इज अप। तो अगर JP मॉर्गन चेस कह रहे हैं कि भाई $6,000 आउंस तक जा सकता है गोल्ड, ठीक है, और अगर जो प्लाजा अकॉर्ड 2.0 होंगी उसमें गोल्ड के अगेंस्ट रिवैल्यूएशन होगी तो $10,000 भी जा सकता है। तो भाई अपन बेवकूफ आदमी, हमें क्या दिख रहा है? ये जो आका लोग हैं ये क्या चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं गोल्ड उठे, ये जब बिटकॉइन उठे भाई फॉलो कर लो। तो अपन की ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सिंपल कि भाई मेरी कैलकुलेशन ये कह रही है कि इन लोगों का बेनिफिट इस चीज में है, ये लोग यहां उठाना चाहते हैं पैसा, तो हम भी छोटा छोटा वहीं डाल दो। एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 years ये स्ट्रैटेजी तो है। गॉट इट। जब 29 आएगा, एज पर वैन डाइक, एक बहुत बड़ा एसेट मैनेजर है, आई थिंक उसका
बहुत बड़ा नंबर है यार, आई थिंक $185 बिलियन वर्थ के एसेट्स मैनेज करता है वो। उसकी एक कैलकुलेशन है कि ये स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व वुड बी वर्थ नियरली $1 ट्रिलियन टिल 2049। अच्छा, कि 2029 में पूरा बन जाएगा। लूमिन्स एक्ट एक चीज़ और प्रपोज करती है कि वो बेचेंगे नहीं उसे, मतलब वो कह रहे हैं, हम क्या मार्केट मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट वो प्रपोज कर रहे हैं कि नहीं बेचेंगे। वैन डाइक कहता है अगर उसे नहीं बेचेंगे दे विल लेट इट एप्रिशिएट। तो 49 तक नियरली दिस विल बी ईच बिटकॉइन विल बी वर्थ $1 मिलियन। तो कैथी वुड भी यही कह रही है, Yes. बैनक भी यही कह रहा है, काफी लोग $1 मिलियन वर्थ ऑफ वन बिटकॉइन एंड million bitcoins would take them massively up. बट ये तो उनका लॉन्ग टर्म प्लान है, उस आई एम प्रीटी श्योर उससे पहले ही क्रैश करेंगे मार्केट। ओके, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है फिर? हाँ, मतलब अपन तो वो देखते हैं कि अभी क्या देख रहे हैं अपन, वॉरेन बफेट बाहर बैठा ना $400 बिलियन लेके एक्विटीज से। बैठो, जो समझ आ रहा है अपने, सर आई एम नॉट एज स्मार्ट एज यू आर। नहीं, आई थिंक follow the top is I think one of the best strategies always. मतलब हमें कम नॉलेज है, मैं CFA क्लियर नहीं हूँ द वे यू आर, मेरी वो कोई जर्नी नहीं है। मैं तो बताया, मैंने सर को देख के ही पहली बार मुझे पता चला था अच्छा SIP भी कोई चीज़ होती है। अच्छा, मेरे को पता चला था कि कंपाउंडिंग कैसे होता है। वॉरेन बफेट की स्टेटमेंट सबसे पहले मैंने सर के मुंह से सुनी थी। So much. ठीक है, तो उस टाइम पे अपन ये सोचा ये कंपाउंडिंग करनी है, ये बड़े लोगों को फॉलो करना है। बड़े लोग क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अपन जियो पॉलिटिक्स से समझ के जो कर पा रहे हैं, सिंपल है। FNO में तो नहीं करूंगा मैं। ना FNO से तो देखिए, FNO is a high skill game. It's a very high skill game. And there are winners in this, but there are very less winners. It's like आप समझिए कि किसी को IIT क्रैक करना है या किसी को IAS क्रैक करना है, ऐसा तो है नहीं कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, बट देन उस लेवल का एफर्ट, उस लेवल का मेहनत लगता है। आप अगर ये सोचो कि मैं बिना स्किल एक्वायर किए कोई बटन दबाऊंगा और 10 वाली चीज़ 50 हो जाएगी और मेरे मज़े लग जाएंगे, बिगिनर्स लक हो सकता है, बट इट कैनॉट बी अ सस्टेनेबल वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो अगर आपको FNO करना है किसी को भी कर, तो इट हैज़ टू बी वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक, इट हैज़ टू, मतलब आपको वो स्किल को बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा, तब जाके करो। और अगर आप नौकरी करते हैं, सब करते, तो फिर थोड़ा दूर रहने की कोशिश करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो। आपने जैसे बताया कि अगर थोड़ा सेंस आ गया बड़े लोग क्या कर रहे हैं, उसमें आपने थोड़ा सा पैसा डाल लिया, आपकी टोटल नेटवर्थ का एक छोटा सा पोर्शन आपने बिटकॉइन में डाल दिया, थोड़ा गोल्ड में डाल दिया, थोड़ा FDs कर ली, अगर आपने हर तरह से डाइवर्सिफाई कर लिया तो कुछ ना कुछ तो भाग ही जाएगा। इन लॉन्ग टर्म यू विल डेफिनेटली क्रिएट वेल्थ। तो यही हम कोशिश करते रहते हैं सबको बताने के। बट आज आपने जो बातें बताई हैं विवेक, वो आई थिंक बहुत सारी बातें मेरे को बिल्कुल नॉलेज ही नहीं थी। एंड आई वुड नहीं हम्बल नहीं, फैक्ट है। एंड लॉट ऑफ थिंग्स जो आपने कनेक्ट किया है, बिहेवियर कनेक्ट किया है, उससे एक आम इंसान को पता चलना चाहिए कि आप जो छोटी छोटी आप जो सोचते हो ना कि जो चीज़ें कंट्रोल नहीं कर रही हैं वर्ल्ड को, वो एक्चुअली वही चीज़ें कंट्रोल कर रही हैं वर्ल्ड को। ट्रम्प का एक स्टेटमेंट हम लोग बड़े मजाक में कहते हैं कि मार्केट पंप हो गई या डंप रात को बताएगा डोनाल्ड ट्रम्प। तो उसका एक स्टेटमेंट हिला था। तो आई थिंक दीज आर द थिंग्स विच वी शुड सी, बट वॉलेटिलिटी को से दूर जो है आप रोज के डिसीजंस मत लीजिए, नहीं तो आप सिर्फ स्ट्रेस में रहोगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करिए, व्हाटएवर यू अंडरस्टैंड यू शुड बी अ पार्ट ऑफ इट। SIP मत बंद करो। हाँ, SIP आई थिंक कभी नहीं बंद करनी चाहिए। अगर आपने एक विजन लिया है 10 12 15 साल का, तो प्लीज डू कीप योर SIPs। यू कैन रिव्यू योर पोर्टफोलियो, बट SIP जरूर कंटिन्यू करते रहने चाहिए, नहीं तो उससे अच्छा कोई तरीका नहीं इन्वेस्ट करने का। और इंडेक्स खरीदो, इंडेक्स में भी आप खरीदो, वो चीज खरीदो मुझे लगता है जो आपको समझ आता है कि समझे कोई कहता है मैं मिड कैप खरीदना चाहता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अगर आप 2 साल के इन्वेस्टर हो तो आप मिड कैप मत खरीदो। ये भी बात सही है। हाँ, तो लॉन्ग टर्म में आप उस तरीके का इंडेक्स खरीदो। तो विवेक भाई, थैंक यू सो मच। आज आपने बहुत सारी चीजें क्लियर करी हैं एंड आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत मजा आया। मेरे को तो खुद को बहुत मजा आया। सेम। एंड अगर आपको चाहिए कि हम विवेक के साथ एक और एपिसोड करें जिसमें हम और चीज़ों के बारे में बात करें, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख दीजिएगा। हम डेफिनेटली फिर एक पार्ट 2 लेके आएंगे और अगले 2-3 महीने के अंदर एक और बार विवेक को बुलाएंगे और इस तरह का कॉन्वर्सेशन करेंगे। बिकॉज एक क्या होता है कि जब हम कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो एक से दूसरी बात, दूसरी से तीसरी बात, तीसरी से चौथी बात जो बनी है वो हमारे को कॉन्टेक्स्ट दे पाती है चीज़ों को। तो आई थिंक वो कॉन्टेक्स्ट हमें मिला है। मैंने ये लुमेन्स एक्ट और ये सब के बारे में तो कुछ सुना ही नहीं था पहले कि ऐसा कुछ है। क्लैरिटी और जीनियस के बारे में बीच बीच में सुनते रहे हैं, बट इतना डीप में कभी स्टडी नहीं किया। प्लाजा अकॉर्ड में इतना क्या हुआ, कैसे हुआ, US कैसे मैनिपुलेट कर रहा है, क्या कर रहा है। आई थिंक देयर आर लॉट मोर थिंग्स टू डिस्कस, बट आई थिंक विल वेट फॉर पार्ट 2 फॉर दिस। थैंक यू सो मच विवेक फॉर टेकिंग। Thank you for having me, sir. चलो, okay, sir.